नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, कोटली क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और आज के इस बेहतरीन लाइव सेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, बहुत ही शानदार तरीके से, गजब तरीके से। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 2 दोनों का विशेष महत्व है। आज इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है। मैं मॉड्यूल 2 पढ़ूंगा, उसके बाद से मॉड्यूल 4 पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट, आज आपने ऑनलाइन कोटली क्लास टेस्ट दिया होगा, सबसे ज्यादा रेगुलर कोटली क्लास टेस्ट दे रहे हैं। और आज आपने पिछले पार्ट 1 का जो टेस्ट दिया था उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन देखा। आप कई बच्चों को लगेगा परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये परिवर्तन मैं कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने एक दिन 8 कंप्यूटर के 8 आपको पर्यावरण के सवाल दिए हैं, ताकि जब एकदम से कंप्यूटर और पर्यावरण ज्यादा सवाल आ जाए तो घबराना नहीं है, आपको पूरा पढ़ना चाहिए। और जब आपके पास वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन ज्यादा है तो घबराना नहीं है, ड्राइंग ज्यादा है तो घबराना नहीं है। मैंने सब तरीके से तैयारी करी और एक अच्छा मामला वही होता है जो अपने विद्यार्थियों को सब तरीके से तैयारी कराए। अब मैंने बहुत नए तरीके के सवाल दिए तो कई बच्चों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया कि सर ये तो ना पिछले वाले पैटर्न पर आधारित है ही नहीं। भाई नहीं होगा, लेकिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं 80 85, तो पिछले पैटर्न पर ही है। पिछले पैटर्न से थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग कभी भी हो सकता है ना, रेलवे भी तो दे सकता है थोड़ा सा अलग है। आप मुझे बताओ 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2022 में पैटर्न सेम था क्या? नहीं था। तो अपने पास देखने के लिए सीबीटी 2 केवल 2018 है, केवल उससे थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है। और मैं अपने स्टूडेंट को सब तरीके से तैयार करता हूं, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। और एक बच्चा कह रहा है वीडियो नहीं हटेगा, वीडियो तो भाई वो लिखा हुआ होगा मामला, आप लाइव जरूर देखें। पीडीएफ मैं आपको दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, तो लाइव जरूर देखें, बाकी सब चीजें अच्छे से मिलेगी। आज की पीडीएफ तो है ही जबरदस्त वाली, क्योंकि फोटो का भंडार और निकलेगा। अच्छा, जिन बच्चों ने भी ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है व्हाट्सएप चैनल पर आती है, जैसे राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर आइए, आवेदन की तिथि कब है, और ये भी नया नोटिस है, तो ये पूरी राजस्थान पुलिस की सूचना आपके लिए जारी कर दी गई है। इसी प्रकार आपके टेलीग्राम पर देखोगे, टेलीग्राम पर बेस्ट जानकारी है, तो आपको हर चीज A to Z पूरी जानकारी के साथ अवेलेबल करवा रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, बढ़िया तरीके से हो। और दूसरी बात है, जो शॉर्ट नोट्स है ना वो इन्हीं पर आने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स इन्हीं पर आने वाले हैं, तो जरूरी रूप से इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो भाई, और ऑनलाइन क्रेश कोर्स है, इसके अंतर्गत आपको पीडीएफ मिलती है जो भी पढ़ाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल को क्या है, संडे है क्या भाई? संडे है ना, संडे है, तो कितने घंटे क्लास चलेगी? धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं सब कुछ। अरे संडे भाई, संडे धुआं धुआं कर देंगे। मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे ध्यान है, वैसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना। और ये टेस्ट सीरीज है, सब बच्चों के पास ले ली होगी। अब एक एक सवाल को ध्यान से देखना। चेतावनी चिन्ह वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? लाल रंग की पृष्ठभूमि किसी की नहीं होती। पीले रंग की बिल्कुल सी बात है, पीले रंग की होती है चेतावनी की। चेतावनी होता है कि सावधानी पूर्वक कार्य करना। कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन कार्य करना कैसा है, तो आप कहेंगे सर कार्य सावधानी पूर्वक करना है, ठीक है। काले रंग का नहीं, काले रंग का तो हमारे पास ये नहीं होता। काले रंग का चिन्ह होता है, चिन्ह कैसा होता है, काले रंग का होता है। नीले रंग की पृष्ठभूमि होती है जिसमें आवश्यक चिन्ह हो, आवश्यक चिन्ह जो होते हैं ना उसमें पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है। आवश्यक चिन्ह जैसे हेलमेट पहने, ये हो गया, तो ये इसके लिए आपके पास इस प्रकार होता है। चलो डायग्राम देखते हैं। ये चिन्ह होता है हमारे पास चेतावनी का। पूछा पृष्ठभूमि कैसे, पीले रंग की, बॉर्डर कैसा, काले रंग का, चिन्ह कैसा, काले रंग का, पृष्ठभूमि पीले रंग, चिन्ह काले रंग का, बॉर्डर कैसा, काले रंग का, आकार कैसा, त्रिकोण, तो आप कहेंगे त्रिकोण आकार है। कौन सा आकार है? त्रिकोण। और ये हमारे पास जो निशान है किसके बारे में बता रहा है? सामान्य चेतावनी के बारे में बता रहा है। ये सामान्य चेतावनी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सामान्य चेतावनी। अब देखो ध्यान से भाई, अब हमारे पास ये जनरल क्वेश्चन हो गया, ये बायोलॉजिकल हैजार्ड का निशान है, हाई वोल्टेज का निशान हो गया, ऐसा ये हाई वोल्टेज का निशान है। ये देखो यहां से रेडिएशन निकल के नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है। ये लेजर हैजार्ड है। ये जो आपके पास पंखा सा दिख रहा है आयोनाइजिंग रेडिएशन है। जो हड्डियां सी दांत दिख रहे हैं, कंकाल तंत्र दिख रहा है, वो टॉक्सिक जहर का चिन्ह होता है। और हमारे पास ये बम विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोसिव का है, आग लगी हुई है, हाईली फ्लेमेबल का है। ये जो लगा हुआ कोल्ड का यानी ठंड है ज्यादा, ऑप्टिकल रेडिएशन का ये निशान हो गया आपके। ये हेल्थ के डेंजर का है, ये ऑक्सीडाइजिंग का है। ये सभी आपके पास काम के हैं और आपको सभी चिन्हों को ध्यान रखना चाहिए। ये चेतावनी की बात है। अब इसके अलावा हम दो और के बारे में देख लेते हैं। एक है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह हमारे पास कैसे होते हैं भाई? नीले रंग की पृष्ठभूमि है, तो नीले पर्दे पर चिन्ह कैसा? सफेद चिन्ह। जैसे ये दस्तन है तो दस्तन पहनना अनिवार्य है। आकार कैसा है? वृत्तीय, वृत्ताकार है। अर्थ क्या है कि क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है? जैसे हाथों की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा, कानों की सुरक्षा, सेफ्टी बेल्ट, ये मतलब क्या जरूरी है? जैसे गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाओ, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनो, और आप वेल्डिंग करते समय डार्क ग्लासेस, तो ये जरूरी चीज की बात है। और दूसरा होता है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब मना करना। मना करने वाला ये भाव क्या होता है? ये होता है हमारे पास ब्लैक, सॉरी रेड बाउंड्री होती है और रेड क्रॉस होता है। चिन्ह होता है वो ब्लैक होता है। पृष्ठभूमि सफेद होती है, पृष्ठभूमि अलग से कोई रंग नहीं होते, चिन्ह ब्लैक रंग का, और लाल बॉर्डर और लाल रंग का क्रॉस है। लाल किनारा और वीकेंड पर क्रॉस बार लाल रंग का है, सफेद पृष्ठभूमि है, आकार वृत्तीय है। क्या नहीं करना चाहिए? जैसे धूम्रपान पीना, धूम्रपान निषेध है, आग जलाना मना है, वो सभी मामला है। तो ये हमारे पास निषेधात्मक चिन्ह होता है, ये हमारे पास आवश्यक चिन्ह होता है। तो चिन्ह कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, चार प्रकार के। आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, और इसके अलावा चेतावनी चिन्ह, और एक होता है सूचनात्मक चिन्ह। एक होता है सूचनात्मक चिन्ह। चार प्रकार होते हैं। अगला है भाई प्राथमिक चिकित्सा में ABC प्रणाली है, उसके प्रारंभिक आद्याक्षरों का पूरा नाम क्या है? ABC के बारे में पूछा है। देखो आपको ABC के बारे में भी पूछ सकता है, और आपको एक और पूछ सकता है जो पूछता है DRAB के बारे में। ये दोनों ही हमारे पास पूछा जा सकता है, DRAB और ABC। ABC में A क्या होता है? एयरवे, और B क्या होता है? ब्रीथिंग। A क्या होता है? एयरवे, B क्या होता है? ब्रीथिंग। तो ABC में A एयरवे, B ब्रीथिंग होता है, ठीक है। DRAB में पूछा D क्या है, तो आप कहना सर डेंजर होता है। R क्या होता है? रेस्पॉन्स होता है। A क्या होता है? एयरवे होता है। B क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। यहां तक तो ठीक मामला है। जो DRSABC होता है ना, उसमें तो C CPR होता है, लेकिन यहां पर जो C है वो सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन का मतलब ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण। तो पहला तो एयरवे ब्रीथिंग टेस्ट नहीं है, गलत है। एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ये सही है, ABC। इसका मतलब जैसे मान लो कोई मूर्छित होकर गिर गया, तो सबसे पहले कहेंगे हवा आने दो, हवा आने दो, तो एयरवे। उसके बाद उसका सांस चेक करेंगे, नहीं होगा कृत्रिम श्वसन को प्रक्रिया अपनाएंगे, वो ब्रीथिंग। फिर हम देखेंगे इसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब रक्त परिसंचरण। यदि मान लो दिक्कत है तो हम CPR देंगे। CPR किसके लिए दी जाती है? सर्कुलेशन के लिए। CPR में क्या होता है? जस्ट इस प्रकार हाथ रखे 1 2 3 करके लगाया जाता है, लेकिन CPR वही दे जिसने इसकी ट्रेनिंग ले रखी हो, जो इसका एक्सपर्टीज हो, वही दे। बाकी कोई CPR का प्रयोग नहीं करें, ये ध्यान रखें। तो ये हमारे पास एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। अगला कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि बताइए कौन सी है? आप कृत्रिम श्वसन की बहुत सारी विधि होती है। सिल्वेस्टर विधि है, सेपर्स विधि है, मुंह से नाक वाली, मुंह से मुंह वाली। सेपर विधि होती है, इससे पहली विधि कहते हैं फर्स्ट मेथड कहते हैं, और सिल्वेस्टर होती है, इसे कहते हैं सेकंड,
ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ जो कहलाती है वो मुंह से मुंह विधि है, ये हमारे पास सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। तो आप कहेंगे जब सर्वश्रेष्ठ यही है तो सेफ और सिल्वेस्टर को काम ही क्यों लेते हैं? जैसे यदि किसी व्यक्ति ने जहर खाया, अब उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं, तो उसे मुंह से मुंह विधि से सांस लेने की कोशिश करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। यदि किसी को खून आ रहा है मुंह से, अब मुंह से मुंह विधि काम करेगी क्या? नहीं करेगी। उस केस में आपको दूसरी विधि काम लेनी पड़ती है। सर्वश्रेष्ठ विधि है मुंह से मुंह वाली, और पहली विधि कौन सी है? सेफ विधि। दूसरी विधि सिल्वेस्टर विधि। इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। पहले मुंह से मुंह विधि को देखते हैं। जब मुंह से मुंह विधि प्रयोग की जाती है तो सबसे पहले ये गर्दन को इस प्रकार सीधा किया जाता है ताकि यहाँ पर सांस वाली नली क्या हो जाए? सीधी हो जाए। यदि मुड़ी हुई रहेगी तो नली मुड़ी हुई, तो ऐसे मुड़ी हुई तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। दूसरा, फिर आप इसमें क्या करेंगे? मुंह को पहले साफ कर ले और उसके बाद आप है ना मुंह को पकड़ के जोर से उसमें हवा भरेंगे। तो हवा भरेंगे तो यहाँ पर हवा क्या होगी भाई? फेफड़ों में जाएगी, तो फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ा फूलेगा, और जैसे आप छोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ से वापस हवा निकलेगी, श्वास प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो ये पहले है, तो आप माउथ टू माउथ देते हैं, ये इनहेल है उसके लिए, मूर्छित व्यक्ति के लिए, और उसके बाद मूर्छित व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा भाई? एक्सहेल। ये मामला है। तो सबसे श्रेष्ठ है मुंह से मुंह विधि। अब होती है सेपर कौन सी? सिल्वेस्टर कौन सी है? ये जो विधि है ना, ये विधि कहलाती है सेपर विधि। सेपर विधि में व्यक्ति को सीने के बल लेटाना होता है, सीने के बल लेटाना, यहाँ ये सबसे अच्छा होता है। लेकिन किसी के सीने पर चोट आ गई, पेट पर चोट आ गई, तो इस उल्टा लेटा सकते हैं क्या? नहीं। उस केस में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाना पड़ता है, उस केस में पीठ के बल लेटाना पड़ता है, और पीठ के बल जो लेटाते हैं उस विधि को हम क्या कहते हैं? सिल्वेस्टर। उस विधि को हम कहते हैं सिल्वेस्टर। ठीक बात है। सेपर विधि में आप इसके पास में हनुमान जी यानी वीर पोजीशन बैठ जाएं और इस प्रकार बल लगाएं, 1 2 3 3 करेंगे तो आप उसमें बल लगाएंगे, और 1 2 3 और 4 और 5 सेकंड में आप इसको छोड़ेंगे, तो 1 2 3 तक बल, 4 और 5 को छोड़ेंगे। ये विधि जो है हमारे पास कौन सी कहलाएगी? तो आप कहेंगे ये विधि हमारे पास सेपर विधि कहलाएगी। कौन सी विधि कहलाएगी? सेपर विधि। और जब यदि किसी के जो पेट या सीने पर कोई घाव हो तो उसको पीठ के बल लेटाया जाता है और इसमें इसको हाथ को इस प्रकार खींचा जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं इस विधि को हम सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। ओके सर, जेईई का एनवायरनमेंट सेफ्टी का सभी क्वेश्चन करा दीजिए, बिल्कुल कराएंगे, चिंता ही मत करो, तुम टेंशन नहीं मत लो। ओके, कार्डियोपल्मोनरी रेसिप्रेशन सीपीआर, बताइए इसका पहला चरण क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रेसिप्रेशन सीपीआर का पहला चरण क्या है? छाती को जोर से दबाना सीपीआर में, श्वसन मार्ग के लिए मुंह खोलना, बचाव श्वसन देना, और या फिर मुंह पर पानी छिड़कना। मुंह पर पानी छिड़कना है नहीं, सीपीआर में सांस देने वाला मामला नहीं है, ये नहीं है। अब छाती को जोर से दबाना है, श्वसन मार्ग के लिए मुंह खोलना है। अब देखो ध्यान से, सीपीआर ऐसा है, सीपीआर में हम जो सबसे पहला चरण जो काम लेते हैं वो सेक एंड साउट, इसको सुलाया, और फिर हम देखते हैं कि भाई ये ठीक है कि नहीं। आप बाकियों को चिल्ला के बोलोगे आ जाओ भाई इसमें तबीयत गड़बड़ होगी, तो आपने इसको बैठाया और चिल्ला के बाकियों बोला, फिर आपने कॉल कर दिया, जैसे मान लो अलग अलग नंबर होते हैं। चेक फॉर ब्रीथिंग, भाई सांस आ रही नहीं आ रही, यहाँ तक तो सीपीआर शुरू नहीं हुआ, यहाँ तक सीपीआर शुरू नहीं हुआ। इसके बाद में हमारे पास सीपीआर शुरू होता है, प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, यहाँ से सीपीआर शुरू होता है। और इन्होंने कहा सीपीआर का पहला चरण क्या है? अप्लाई स्ट्रॉन्ग चेस्ट कंप्रेशन, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, ये का पहला चरण क्या है? तो ये सीपीआर का पहला चरण है, प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के सेंटर पर इसको हैंड को प्लेस करो, ठीक रखो, फिर पुश हार्ड एंड फास्ट अबाउट ट्वाइस पर सेकंड, एक सेकंड में 2 बार। इफ यू हैव हेड ट्रेनिंग रिपीट साइकिल 30 चेस्ट पुश एंड टू रेस्क्यू ब्रीथ। तो ये छाती को जोर से दबाने वाला है, ये प्रमुख कारण है, ठीक है। पहला चरण छाती को जोर से दबाना है, सीपीआर का है। ये हमारे पास जो एबीसी है ना, तो एबीसी में हमारे पास ये जो मामला है ना, ए और बी में आ जाता है, और सी है सर्कुलेशन है, यहीं से होता है शुरू। ओके, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध देखो कि आप बताइए आंसर क्या होगा? मानव शरीर का प्रतिरोध के बारे में पूछा है, आप फटाक से आंसर बता देंगे चुटकियों में, बताइए क्या होगा? तो सबसे पहले 700 से 1000 ओम, शुष्क शरीर ना जीना, 700 से 1000 1000 तो होता, लेकिन हमारे पास क्या होता है? गीली त्वचा का, गीली त्वचा का कितना होता है? 1000 होता है। 70,000 से 1 लाख ठीक लग रहा है, 70 से 100 ओम तो नहीं होता, 100 कान से कान तक होता है, 7000 से 1000 तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमने ज्यादा बड़ा होता है, शुष्क होगा, यानी कि यदि शुष्क है, शुष्क में प्रतिरोध का मान क्या होगा? उच्च होगा, तो प्रतिरोध का मान उच्च होगा, उच्च मान 70,000 से 1 लाख है। अब मैं आपको पूरी चीजें बताता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस देखो कहां-कहां क्या है। यदि वेट इसकी यानी गीली त्वचा है, तो गीली त्वचा के लिए कितना है भाई? 1000 ओम है। मान लो 220 वोल्ट आ रही है, 110 वोल्ट आ रहा है, 1000 ओम में 110 मिली एम्पीयर है धारा भी से कर ली। हाथ से पैरों के बीच में कितना होता है? तो आप कहना 500 ओम। हाथ से पैरों के बीच कितना होता है? 500 ओम। कान से कान तक कितना होता है? कान से कान तक होता है 100 ओम, ठीक है। और शुष्क शरीर का कितना होता है? 1 लाख से 6 लाख ओम, 1 लाख से 6 लाख ओम, यानी कि प्रतिरोध ज्यादा होता है। भीतरी शरीर का कितना होता है? ये लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं। भीतरी शरीर का तो आप कहेंगे 400 ओम से 600 ओम, 400 ओम से क्या होता है भाई? 600 ओम होता है। भीतरी शरीर का क्या होगा? तो आप कहेंगे भीतरी शरीर का होगा 400 ओम से 600 ओम, कितना हो जाएगा? 400 ओम से 600। मामला क्लियर? अब पूछे कि बताओ गीली त्वचा का कितना है? तो आप कहेंगे 1000 ओम। हाथ से पैर के बीच का 500 ओम, कान से कान तक का 100 ओम, भीतरी शरीर का 400 से 600 ओम, और शुष्क शरीर का क्या है? 1 लाख से 6 लाख। अब 1 लाख से 6 लाख ऑप्शन नहीं है, लेकिन 70,000 से 1 लाख वाला ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। ओके जी, ओके। अगला हमारे पास है शरीर में करंट के बारे में, विद्युत धारा का झटका के बारे में। 0 से 10 एम्पीयर तक का जो झटका इन्होंने बताया है 10 मिली एम्पीयर है, तो कैन जस्ट फील करंट इंक्रीज पेन सेंसिटिविटी, यानी करंट पता चल रहा है और धीरे धीरे इसका सेंसिटिविटी बढ़ रही है। वैसे मैं बताऊं, ये कह रहा है कि 1 मिली एम्पीयर तक हमारे पास क्या होता है? तो आप कहना संवेदनहीन, यानी पता ही नहीं चल रहा है। और पूछे 5 मिली एम्पीयर तक क्या होगा? तो आप कहना सुरक्षित, क्या होगा भाई? सुरक्षित धारा 5 मिली एम्पीयर तक, ठीक बात है। और अब देखो 10 मिली एम्पीयर पर थोड़ा थोड़ा सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ने लगेगी। 20 मिली एम्पीयर पर आएगा तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी काफी ज्यादा, फुल, यानी कि 20 मिली एम्पीयर जो है वहां पर आपको लगेगा दर्दनाक झटका। क्या लगेगा? दर्दनाक झटका, ठीक है। और तो 20 मिली एम्पीयर से लेके आपके पास 50 मिली एम्पीयर तक क्या लग रहा है? दर्दनाक एक्यूट पेन इफेक्ट है। 50 मिली एम्पीयर के बाद में आपके पास जो हार्ट अटैक की संभावना है, 50 मिली एम्पीयर पर क्या है? तो आप कहेंगे 50 मिली एम्पीयर पर है हार्ट अटैक की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना है, हार्ट अटैक की संभावना है। ये है कहां पर? 50 मिली एम्पीयर पर है हार्ट अटैक की संभावना, ये भी ठीक है। और यदि मान लो 1000 मिली एम्पीयर हो जाए तो हमारे पास क्या होता है? मौत की संभावना है। और मौत से बचने के चांसेस कितने होते हैं भाई? 5% से 10% के बीच में बचने के चांसेस होते हैं 1000 मिली एम्पीयर पर। ये मामला है, आपको पूरी कहानी समझ आ गई? ठीक है, ओके। तो 1 मिली एम्पीयर है संवेदनहीन, 5 मिली एम्पीयर तक सुरक्षित धारा, 20 मिली एम्पीयर तक दर्दनाक झटका, 50 मिली एम्पीयर पर हार्ट अटैक की संभावना, और 1000 मिली एम्पीयर है तो मौत की संभावना है। वैसे तो निमी में लिखते हैं निश्चित मौत, लेकिन मौत की संभावना मानो 5% से 10% है, मामला है, ठीक बात।
अब बताओ सवाल, बिना किसी सती के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? बिना किसी सती के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? 1 मिली एम्पीयर, 15 मिली एम्पीयर, 100 मिली एम्पीयर या 5 एम्पीयर? बताइए कितना सहन कर सकता है? बताइए भाई, 1 मिली, 15 मिली, 10, 100 मिली एम्पीयर या 5 एम्पीयर? बताइए कितना सहन कर सकता है? जल्दी से बताओ। हाँ, बिना किसी सती के है तो 15 मिली एम्पीयर। ये 1 मिली एम्पीयर तो है संवेदनहीन। क्या है भाई? संवेदनहीन। यहाँ पर हमारे पास दर्द झटका तो आएगा, दर्द का झटका तो रहेगा, लेकिन ये क्या करता है? धारा स्तर को अधिकतम सहन कर सकता है। यहाँ पर तो हार्ट अटैक की संभावना होगी। 5 एम्पीयर है, मिली एम्पीयर नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा भाई? बी ऑप्शन। दिए गए ऑप्शन के अनुसार बी आपका करेक्ट होगा। 1 मिली एम्पीयर तो हमारे पास संवेदनहीन है। बात बराबर? अगला, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने पहले बताई थी। 1 मिली एम्पीयर जो है वो संवेदनहीन है। 5 से 15 मिली एम्पीयर सुरक्षित विद्युत धारा का मान है, लेकिन झटका आता है दर्दनाक वाला। 20 मिली एम्पीयर में खतरनाक दर्दनाक झटका है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। 20 मिली एम्पीयर में दर्दनाक झटका था, खतरनाक वाला। ठीक है, और 20 मिली एम्पीयर तो ऑप्शन में दिया नहीं था। एक और 50 मिली एम्पीयर हार्ट अटैक संभावना और 1000 मिली एम्पीयर निश्चित मौत दिया जाता है, लेकिन मौत होने की संभावना होती है 5 से 10% बचने की संभावना है। ये बचने की संभावना है, बचने की संभावना, बाकी तो मौत ही है भाई। ये बचने की संभावना है। ठीक है, ओके। अगला, ये जो पीपी है इसका नाम बताइए क्या है? ये जो पीपी का डायग्राम है, ये नीमी का खुद का ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो नीमी ऑब्जेक्टिव है, ये कोई अलग से ऑब्जेक्टिव नहीं, नीमी ऑब्जेक्टिव है। आप बताइए कि हमारे पास पीपी का नाम क्या? चश्मा है? ये चश्मा दिख रहा है ना? दिख रहा है। नाक का मुकुटा नहीं, हेलमेट है कि ईयर मफ के साथ हेड शील्ड है? हाँ भाई, अब बताओ ये क्या है? डी ऑप्शन। हेलमेट तो नहीं है तो हमारे पास हेड देखो ऊपर की तरफ भी लगेगा, और ये देखो फेस के सामने आगे भाग लगेगा ना, तो ईयर मप के साथ हेड शील्ड है, यानी ये कानों पर भी ये लग जाएगा, जिससे कानों पर ज्यादा नॉइज है वो भी प्रभाव नहीं आएगा। हम देखते हैं जैसे गोगल है, ये आंख की सुरक्षा के लिए काम में लिया जाता है चश्मा को। फेस शील्ड है, जो आपने कोरोना में देखा था, जैसे एरोप्लेन से जितने भी लोगों को लाए गए थे उनके सबके फेस शील्ड पहना हुआ था। ये मेडिकल कैप है, डॉक्टर टोपी पहनता वो। ये शूज कवर है, ये N95 मास्क है, ये सर्जिकल मास्क है। सर्जिकल मास्क तो सस्ते आते थे ना पहले, अपन कहीं काम जाते तो सर्जिकल मास्क काम लेते थे, गवर्नमेंट ने कहा N95 जरूरी है, N95 मास्क है। ये डिस्पोजल ग्लोव्स है, एल्कोहल स्प्रे यानी कि सैनिटाइजर है, लेग कवर है। ये पूरी पीपी किट है। पीपी में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे मान लो एक आप इलेक्ट्रिशियन हो तो आप फाइबर के दस्ताने पहनेंगे, तो फाइबर दस्ताने भी हमारे पास क्या होती है? हाथों की सुरक्षा के लिए। फाइबर दस्ताने क्या होती है? तो आप कहेंगे हाथों की सुरक्षा, हाथों का घर्षण से सुरक्षा भी, घर्षण से क्या हो जाएगी? सुरक्षा हो जाएगी। और इसके अलावा भी आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो रेसिप्रेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र के लिए क्या लगाओगे? रेसिप्रेटरी सिस्टम, तो श्वसन तंत्र के लिए काम में लिया जाता है। और सेफ्टी बेल्ट, जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं ना खंबे पर, तो सेफ्टी बेल्ट रहते हैं, वो भी हमारे पास पीपी है। पीपी का मतलब क्या होता है? पीपी का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उपयोग में लिए जाने वाला उपकरण, जो हमारे पास क्या होता है? व्यक्ति की जान को बचा सके, जान की खतरा नहीं हो, इसलिए। ओके भाई, अगला, अग्निशामक में स्टार विंग क्या है? अग्निशामक यानी आग है, और आग हमारे पास कौन सी क्रिया है? तो आप कहेंगे आग एक रासायनिक क्रिया है। भौतिक क्रिया एक रासायनिक क्रिया है, तो आप कहेंगे आग एक रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया का मतलब क्या हुआ? कि यानी कि यदि मान लो कोई लकड़ी है वो जल के राख बन गई, तो राख वापस लकड़ी कभी नहीं बन सकती। ये केवल एक दिशा में होने वाली क्रिया है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया है। पुण्य परिवर्तित होकर वापस पुण्य स्थान पर नहीं आ सकती। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पुण्य आ जाए, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जबकि आग हमारे पास कौन सी है? रासायनिक क्रिया है। जब कोई आग लगती है तो आग के लिए 3 एलिमेंट बहुत जरूरी होते हैं। एक होता है हीट यानी उष्मा, उष्मा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा फ्यूल यानी ईंधन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा ऑक्सीजन, यानी कि हमारे पास जो आग को जलाने के लिए सहायक है। ये जलाने के लिए, ये जलने के लिए, ये जलाने वाला है। 3 है। अब ऑक्सीजन को खत्म करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी आएगी, तो इसे कहते हैं स्मूथरिंग। ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं? स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब दम घुटना। जब ऑक्सीजन की कमी से दम घुटेगा, तो जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, तो आग बुझ जाएगी। तो आग बुझने का एक तो तरीका है ये, ठीक बात है। दूसरा हमारे पास है उष्मा। उष्मा को आप यदि खत्म करेंगे तो उसको हम कहते हैं कूलिंग। कूलिंग यानी शीतलन। कूलिंग यानी क्या होता है भाई? शीतलन होता है। पानी छिड़क दो, पानी छिड़कोगे तो कूलिंग होगा, शीतलन। शीतलन से उष्मा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये भी आग बुझ सकती है। 3 में से एक को कम करना है, ईंधन को खत्म करना है, इससे कहते हैं स्टारविंग।
स्टारविंग का मतलब होता है भूखे मरना। स्टारविंग का मतलब होता है भूखे मरना। जैसे मान लो ये एक लगातार कोई लंबी लाइन है, इस पर आग लग गई, यहाँ पर लपेटे उड़ रही है। आप में से कोई समझदार बंदा होगा वहां पर, तो वो क्या करेगा, इसको जाके लाइन को काट देगा, यहाँ से काट के इसको पूरा क्या कर देगा, अलग कर देगा, पूरे अलग कर देगा। अब ये आग लग के ज्यादातर यहां तक आ सकती है, इसके आगे जा सकती है क्या? नहीं, क्योंकि ईंधन ही खत्म हो गया। इससे कहते हैं स्टारविंग यानी भूखे मरना। तो आग से ईंधन तत्व को हटाना हमारे पास कहलाता है स्टारविंग यानी भूखे मरना। ये होता है स्टारविंग का मेथड। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। बराबर मामला भाई। ओके, अगला है सवाल नेक्स्ट। यदि तेल, पेट्रोल और विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक कौन सा है? भाई तेल और पेट्रोल जो है वो तो हमारे पास बी प्रकार की आग है, और बी प्रकार की आग के लिए तो फोम काम में लेते हैं, लेकिन विद्युत के लिए तो नहीं ले सकते हैं। और इसके लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड काम लेते हैं, वो आप इसके लिए काम में ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। फोम है जो हम बी में तो काम में ले सकते हैं, लेकिन विद्युत के लिए फोम को काम में कभी भी नहीं लिया जाएगा। तो मामला हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा डी। बट ध्यान से देखो, एक मिनट रुको, ध्यान से देखो। अब हमारे पास एक कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, यानी कि ये सीटीसी, सीटीसी भी काम में ले सकते हैं। सीटीसी हमारे पास इनसे अच्छा होता है। सीटीसी जिसका रासायनिक सूत्र CCl4 है, ये विद्युत के लिए बेस्ट होता है। विद्युत के लिए क्या होता है? बेस्ट होता है। विद्युत के लिए बेस्ट ये होता है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अब इन दो में से एक चूज करना है, दो में से एक चूज करना है। सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट। इसमें हम सिंपली तो कहते हैं फॉर्म लेते हैं या CO2 लेते हैं, लेकिन विद्युत का दोष है और ऑप्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, तो विद्युत के लिए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का काम लिया जाता है। यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला मिश्रण होता है जिसे हम कहते हैं हेलोन, इस हेलोन को काम में लिया जाता है। तो आप मुझे बताओ सी और डी में से कौन सा करेक्ट? क्योंकि है तो दोनों ही सही, सी भी सही है, डी भी काम में ले सकते हैं। बी काम में नहीं ले सकते हैं विद्युत के कारण, क्योंकि बाकी जो फॉर्म टाइप तो बाकी काम में लिया जा सकता है। अब बताइए, सी ज्यादा करेक्ट है? कई बच्चों को डी लग रहा है, लेकिन ज्यादा करेक्ट कौन सा है? सी है। तो ज्यादा करेक्ट हमारे पास है सी ऑप्शन। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी है और ये हमारे पास है सेकंड प्रायोरिटी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। आप देखिएगा ध्यान से पूरी चीजें। ये जो ए प्रकार की आग होती है ना, उसको बुझ, लकड़ी की आग है, उसको बुझाने के लिए ए प्रकार का अग्निशामक है। जो तेल में लगती है आग को बुझाने के लिए बी प्रकार का है। विद्युत वाली सी भी है, नहीं भी है। कई जगह विद्युत वाली सी है, कई जगह डी है, दोनों मामला है। और एक है हमारे पास धातु में लगने वाली आग है डी प्रकार की, रसोई में किचन में लगने वाली आग है के प्रकार की। आप इसको देखो ध्यान से ऐसे, ये जो है ना इसमें सब कुछ है, इसको पूरा आराम से समझना भाई। सबसे पहली बात है कि हमारे पास ए प्रकार की आग है कौन सी? तो आप कहेंगे ज्वलनशील, ठोस ज्वलनशील लगने वाली, वुड, पेपर, फैब्रिक, फायर में, तो वो हमारे पास है ए प्रकार की आग। ए प्रकार की आग है, इसको हम बहुत चीजों से बुझा सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है पानी। सर्वाधिक उपयोग में क्या लिया जाता है? पानी। बाकी पानी भी ले सकते हैं, फोम भी ले सकते हैं, CO2 काम में नहीं लेते हैं, पाउडर भी ले सकते हैं, वेट केमिकल भी ले सकते हैं। वेट केमिकल तब लेते हैं जब हमारे पास ताप क्या हो, बहुत ज्यादा उच्च ताप वाली आग हो, तो वेट केमिकल काम में लेते हैं। ठीक बात है। हमारे पास अगला है जो फ्लेमेबल लिक्विड है, जैसे कि हमारे पास तेल है, पेट्रोल है, तारपीन है। इसमें हम फोम काम में ले सकते हैं, बिल्कुल है। CO2 काम ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारे पास पाउडर भी काम ले सकते हैं। ये जो पाउडर होता है ना, ये सब जगह काम लेते हैं, इसे कहते हैं DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। और ये हमारे पास किस प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे ये यूनिवर्सल प्रकार का है। कौन से प्रकार का है? यूनिवर्सल। इसका सब जगह प्रयोग किया जाता है DCP का, केवल कुकिंग ऑयल में, यानी कि घरेलू आग में नहीं लेते हैं, बाकी सब जगह इसको काम में लेते हैं। ठीक मामला, ओके। अगला है हमारे पास गैस से लगने वाली आग जो सी प्रकार की है, इसको हम ड्राई केमिकल पाउडर द्वारा ही DCP
यानी ड्राई पाउडर द्वारा दूर किया जाता है। इलेक्ट्रिक की आग जो है उसको या तो CO2 काम में ले लो या DCB ड्राई केमिकल पाउडर काम में ले लो, इनमें से दोनों को काम में ले सकते हैं। और ड्राई केमिकल पाउडर सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है यूनिवर्सल होने के कारण। और कुकिंग ऑयल। अब देखो विद्युत में लगने वाली आग है, तो विद्युत में लगने वाली आग के लिए कौन सी कहोगे, तो आप कहेंगे सर विद्युत की आग बुझाने के लिए जो काम लिया जाता है हेलोन, और हेलोन में जो सब प्रमुख रूप से होता है वो CT से होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। नीचे का विज्ञापन बोर्ड तो हटा दिया करो, नीचे वाला हटा दिया। ओके अच्छा, अब वो जो नीचे वाला हटा दिया, फिर आपको एक्स्ट्रा क्या दिखा, एक्स्ट्रा क्या दिखा, दिखी तो केवल ABCD नाम है, ABCD। ये मैंने एक बार और बताया आपको यहाँ, इसलिए तनाव नहीं ले, आपके लिए सब चीजें सही तरीके से। ओके भाई, अगला भाई नेक्स्ट सवाल। अच्छा, इस सवाल को आंसर देने से पहले देखो, पानी है तो पट्टिका का रंग है लाल, जाग है तो पट्टिका का रंग क्या है, क्रीम कलर की पट्टिका है। CO2 है तो पट्टिका का रंग क्या है, ब्लैक कलर, देख लो भाई। और पाउडर है तो पट्टिका का रंग क्या है, नीला। और गीला रसायन है तो पीला है, गीला रसायन में पट्टिका का रंग है पीला। और ड्राई केमिकल पाउडर में क्या है, नीला। और CO2 में काला। और जाग में क्या है भाई, क्रीम कलर का। और पानी में है लाल रंग का, यही मामला है। अब देखो इसमें ध्यान से आप देखेंगे, इसको आग बुझाने के लिए कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम लिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा है, काला। सफेद किसी के लिए नहीं होता है, लाल हमारे पास होता है पानी के लिए होता है, नीला होता है हमारे पास ड्राई केमिकल पाउडर के लिए होता है, ड्राई केमिकल पाउडर के लिए होता है हमारे पास कौन सा, तो आप कहेंगे ड्राई केमिकल पाउडर के लिए होता है हमारे पास नीला। ये क्लास आप लाइव ही देखें, अभी आप बाद वाले नहीं है, इसमें थंबनेल पे भी लिखा है ओनली लाइव है, इसलिए सवाल बार बार ना पूछे, ये एक निश्चित है। और ये आपको डिसिप्लिन अच्छा करने के लिए किया गया है। बाकी मेरी पता नहीं सैकड़ों सैकड़ों क्लासें यूट्यूब पर पड़ी है, यही इलेक्ट्रीशियन पढ़ाते हुए। ये जो आपको बाध्यता दी जा रही है ना, आपके डिसिप्लिन के लिए दी जा रही है, ताकि आप बाद के भरोसे नहीं रहे, टाइम पे क्लासें देखें। जब मैंने आपसे पहली बार टेस्ट शुरू किया था कोटिले क्लासेज ये पर, मैंने कहा सुबह 6 बजे टेस्ट होगा, शाम को 4 बजे खत्म होगा भाई। तो कई बच्चों ने कहा सर ऐसे थोड़ी होता है, हम तो रात को टेस्ट देंगे, हमारे ऐसे बैठेगा नहीं, और बाद में टेस्ट ओपन करने में आपका क्या जाता है, आप तो वैसे भी फ्री ले रहे हो, ये तो बाध्यता हो गई। मैंने कहा नहीं, टेस्ट होगा यही, मैं चेंज नहीं करूंगा। मैंने चेंज नहीं किया, बच्चों ने अपना टाइम सही किया, बच्चे देने लगे, रेगुलरिटी हुई और सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाने लगे। तो रेगुलरिटी लाना मेरा काम है, तो वो मैं आपके लिए सब कुछ करता हूं, चिंता मत करो। मेहनत भी पूरी कर रहा हूं, दुर्ग सर बहुत मेहनत करते हैं, मैं आपके लिए पूरी अच्छी तरीके से मेहनत करके ला रहा हूं, आपका पूरा प्लान बनाता हूं, तो सोच विचार के बनाता हूं। ऐसे बैठे बैठे नींद में उठ के ऐसा आज ऐसा करना, बच्चों ये करना, ऐसा थोड़ी ना है, पूरा प्लान बनाता हूं मैं, चिंता मत करो। अगला, निम्न में से कौन सा 5S प्रणाली है, बहुत बढ़िया बात है। 5S प्रणाली में कौन सा, सस्टेन, शॉर्ट, स्वेप या साइन, कौन सा नहीं है। तो आप देखना हमारे पास स्वेप नहीं होता है, तो कौन सा होता है, पांचों देखो। पहला जो हमारे पास है शॉर्ट, शॉर्ट यानी होती है छंटनी, यानी कि जो हमारे पास कोई भाग बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगी, छंटनी करनी पड़ेगी। छंटनी करने के बाद सेट इन ऑर्डर यानी कि क्रम निर्धारण करना पड़ेगा, कौन सा कार्य पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। फिर तीसरा S होगा साइन यानी चमकाना, तीसरा कौन सा होगा भाई, चमकाना। और चौथा S क्या होता है, स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड यानी मानक। और पांचवा इन्हें सस्टेन है, जो इस प्रकार का लगाता रहेगा। ये हमारे पास हाउस कीपिंग टेक्निक है, हाउस कीपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, हाउस कीपिंग। और है कहाँ की भाई, तो आप कहेंगे जापानीज है। ये कौन सी है भाई, जापानीज है। तो ये हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, आप कहने 5S कॉन्सेप्ट है। पहला शॉर्ट छंटनी, दूसरा सेट इन ऑर्डर यानी क्रम निर्धारण, तीसरा साइन यानी चमकाना, चौथा स्टैंडर्डाइज यानी मानक, और पांचवा सस्टेन यानी कि इस प्रकार कार्य लगातार होता रहेगा। ये स्वेप कहीं पर ही आया क्या, नहीं आया, तो ये हमारे पास नहीं है।
जिस प्रकार 5s होता है उसी प्रकार एक और होता है 5e कॉन्सेप्ट भी होता है। कई बार पूछ लेता है बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, तो एक 5e कॉन्सेप्ट होता है, 4e 2e इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, 5e कॉन्सेप्ट होता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब काम में लेते हैं? बताओ भाई, सवाल आपके सामने, बताओ इलेक्ट्रिक टेस्टर में कौन से प्रकार का बल्ब काम में लिया जाता है? इनकेंडिसेंट बल्ब है, मरकरी बल्ब है, नियोन है या कार्बन बल्ब है? बताइए, बहुत कम वाट क्षमता का होता है, बिल्कुल सब बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है, सी ऑप्शन। तो नियोन आ रहा है। नियोन हमारे पास क्या होता है, ये 0.5 वाट की क्षमता का होता है। इलेक्ट्रिक जो टेस्टर होता है ये आपके पास एक इलेक्ट्रिशियन की जान होती है, इसे इलेक्ट्रिकल नियोन टेस्टर भी कहते हैं, इसे फेज टेस्टर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फेज टेस्टर। इसका अन्य नाम पेंसिल टेस्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो भाई? पेंसिल टेस्टर। यहाँ पर क्या होता है कि ये आगे वाला भाग होता है, टिप होता है जो फ्लैट टाइप का होता है, बीच मेटेलिक रोड होती है, ये भाग होता है इंसुलेशन, और ये कुछ अलग बॉडी है। ये जो रजिस्टर है ना वो कार्बन का होता है, कार्बन रजिस्टर होता है, इसका मान होता है लगभग 1 मेगा ओम। ये नियोन लैंप होता है जो आपके सामने है, और ये बीच में स्प्रिंग है, यहाँ पर आप है जो मेटेलिक टच स्क्रू है, टच करोगे तो ये ऑन होगा, ये मामला है। अब देखो इसकी रेंज क्या है वोल्टेज की, वोल्टेज क्षमता क्या है, वोल्टेज प्रचलन प्रचलन वोल्टेज क्या है, बताओ कितने पर काम लेना चाहिए? तो आप कहेंगे 0 से 250 वोल्ट या 100 से 250 कह दो भले, 100 से 250 वोल्ट तक काम लेते हैं। अधिकतम क्षमता जो सहन कर सकता है, अधिकतम क्षमता जो सहन कर सकता है वो है 500 वोल्ट। अधिकतम क्षमता जो सहन कर सकता है वो है 500 वोल्ट। 100 से 250 वोल्ट है ऑपरेटिंग वोल्टेज जहां पर इसको काम में लेना चाहिए, 100 से 250 वोल्ट। अधिकतम क्षमता कितना वोल्ट है? तो अधिकतम क्षमता है हमारे पास 5 वोल्ट है। ये हमारे पास नियोन का मामला है। किसका मामला है? नियोन का। बराबर है, कोई तकलीफ नहीं, ओके। अगला सवाल है, पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? भाई मुझे नहीं पता पोकर का प्रयोग, मैं आपको फोटो दिखा दूं, आप आंसर खुद ही बता देंगे। ये है पोकर, ये है पोकर, ये है ब्राउडल। एक होता है पोकर, पोकर है नुकीला भाग इस प्रकार का, ये ब्राउडल है, ये है ब्राउडल। पोकर, पोकर को कहते हैं सूजा, पोकर को कहते हैं सूजा। अब आप बताओ क्या होगा? बोल्ट को कसने के लिए ना भाई, बोल्ट को कसने के लिए तो पाना ही नहीं, स्पिनर काम में लिया जाता है, स्पिनर, ठीक है। लकड़ी के स्क्रू लगाने तो अग्रगामी पायलट छिद्र का निर्माण करने, लकड़ी में पायलट छिद्र का, बिल्कुल ठीक है। बोल्ट को ढीला करने के लिए नहीं। कंड्यूड पाइप को काटने के लिए, कंड्यूड पाइप को काटने के लिए हम काम में लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? आरिफ अंदर नहीं, उसका इंग्लिश नाम क्या है? नाम निकल गया। अरे फटाफट कमेंट करो भाई। पाइप को काटने के लिए जो हम काम लेते हैं, यू आकार की फ्रेम होती है, सबसे प्रचलित होता है, दांते आगे की तरफ होते हैं, पीछे विग नट होता है। अब बताओ इसका नाम क्या? हेक्सा। मैंने पूरा समझा दिया, नाम भूल गया। चलो हेक्सा, 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 हेक्सा। ओके 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 ओके, बढ़िया भाई, ठीक है। अगला, रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी है जो रेती में काम ले? रेती यानी फाइल, रेती यानी ये जो फाइल है ना, फाइल में काम लेने वाली सामग्री कौन सी है? रेती हमारे पास इस प्रकार की होती है, ये हमारे पास रेती का क्या होता है? हैंडल होता है। हैंडल हमारे पास जैसे लकड़ी का बना हुआ हो सकता है, ठीक है। हैंडल के जो चारों ओर जो धात्विक भाग होता है ना, जिसमें स्टील का सा होता है, जिसे लकड़ी फटे नहीं, उसे हम कहते हैं फेरुल। क्या कहते हैं? फेरुल। और ये जो इसका ऊपर वाला भाग है, ये इस प्रकार का मुड़ा भाग, ये कहलाता है शोल्डर, ये बीच वाला भाग कहलाता है टेंग, ठीक है। ये जो आपने दांते काटे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये जो बीच का बच गया भाग, इसे क्या कहते हैं? हील। ये है हील, ये है टिप। हील से टिप के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फाइल की लंबाई। ये हमारे पास फाइल है, उसका एक किनारा है, ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये है फेस फाइल का, ठीक बात है। ये फाइल का अलग अलग भाग है। अब आप देखोगे
फाइल क्या होगी, जो सिंपल कट है ये तो सिंगल कट फाइल होगी, जिसमें 2 बार कट कटे हुए हैं डबल कट हो गई। ये जो हमारे पास इस प्रकार से दांते बने हुए हैं, इस प्रकार से दांते बने हुए हैं ना, ये हमारे पास रास्प कट हो गई। और ये जो हमारे पास फाइल है, ये हमारे पास क्या हो गई भाई, तो आप कहेंगे कर्व कट हो गई। क्या हो गई भाई, कर्व कट हो गई। ये हमारे पास कर्व कट हो गई, ये हमारे पास डबल कट हो गई, ये सिंगल कट है, और ये हमारे पास रास्प कट है। ओके, अब देखो ये तो 4 प्रकार की। अब मैं और बताता हूँ फाइल। ये देखो आगे हमारे पास इस प्रकार का मुड़ा है तो ये हाफ राउंड है, ये जो स्क्वायर बना तो ये स्क्वायर शेप है, गोल बना तो राउंड वाली है, त्रिभुज है तो जो स्क्वायर है ट्राइंगल वाला, ये है वार्डिंग वाला, तो ये अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, तो रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी है ये मैंने आपको अभी तक बताया नहीं। बाकी रेती मैंने पूरी बताई, वो है हाई कार्बन स्टील, HCS। क्या होता है भाई, हाई कार्बन स्टील, ये याद रखना। सर सुबह वाली क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, प्लीज़ बताओ। सुबह वाली क्लास इसने ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैं 2 तारीख तक पूर्णतः 100% रूप से ALP CBT 2 में लगा हूँ। CBT 1 वाले मेरे सभी प्यारे बच्चे फाउंडेशन की कर रहे हैं, उनमें मैं 4-5 दिन की छुट्टी करूँगा तो चल जाएगा। यहाँ मैं 4-5 दिन की छुट्टी कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखो आप देख रहे हो ना वैसे लानी पड़ता है, इसलिए। ओके, लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मुझे नहीं मालूम, आप बताना किसका उपयोग किया जाता है। एक है सेंटर पंच का, ये है सेंटर पंच। सेंटर पंच सदैव 90 डिग्री होता है, और सेंटर पंच जो होता है ना, इसका कार्य पायलट छिद्र लगाने के लिए होता है। क्या होता है भाई, पायलट छिद्र के लिए होता है। ठीक है, छोटे छिद्र बनाने के लिए करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता। एक है ब्राउडल, ब्राउडल को भी सूजा कहते हैं, पोकर को भी सूजा कहते हैं। तो ये है लकड़ी के सामानों में छोटा छिद्र करने के लिए, तो ये ब्राउडल होता है। ब्राउडल और पोकर थोड़ा सा अलग होता है, बट ये दोनों सेम ही प्रकार का लकड़ी में काम लेते हैं, तो ये बिल्कुल काम है, वो भी सवाल आया था। राउल प्लग टूल बिट, ये है राउल प्लग। इसका कार्य होता है दीवार में सुराख निकालना। दीवार में सुराख, जैसे दो कमरों के बीच की दीवार है, उसमें वायर को आर पार कराना है तो सुराख निकालना पड़ेगा। इसके लिए जो आपको काम में लेंगे वो है राउल प्लग। और उसके बाद में एक आता है हमारे पास जिमलेट। जिमलेट यानी कि जिमलेट क्या कहलाता है, बर्मा, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने तो ये पढ़ा और नहीं ना। ये है हमारे पास बर्मा, जिमलेट था ना, ये है लकड़ी के छिद्र के लिए। ये जो है ये जिमलेट है, इसको काम में लेते हैं, और ये हमारे पास कहलाएगा जिमलेट है। लकड़ी का छिद्र के लिए जिमलेट काम में ले। अब जिमलेट नहीं होता तो ब्राउडल भी काम में ले लेते हैं। डी होना चाहिए था, हाँ हाँ डी 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 डी, बिल्कुल। मैंने चौथा ऑप्शन पढ़ा नहीं तो मुझे लगा ये ठीक था, ये था ना भाई, जिमलेट, बिल्कुल जिमलेट शार्प होता है। जिमलेट नहीं होता तो फिर हम सूजा भी काम में ले सकते हैं, बाकी जिमलेट इसके लिए सबसे उपयुक्त है। छेद करने के लिए जिमलेट है, छोटे छिद्र बनाने के लिए जिमलेट है। इसका कार्य क्या होता है, छिद्र को बड़ा करना, छिद्र को बड़ा करना, ये भी इसका कार्य है। डी आंसर करेक्ट है। ओके, बच्चा कह रहा है सर जिसका एग्जाम 6 को उसका क्लास कितना तारीख तक होगा? क्लास तो होगी आपकी 1 तारीख तक, उसके बाद लगेंगे 2-6 तारीख वालों के लिए स्पेशल सेशन, लेकिन 1 तारीख तक हम सब कुछ पढ़ा चुके होंगे, सब कुछ, कुछ भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे किसी भी बच्चे के लिए, चिंता ही मत करो। तार के आकार को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का, बिल्कुल सही बात है। प्लम बॉम्ब का ना, माइक्रोमीटर का, बिल्कुल सही बात है। ए और सी दोनों दोनों का। हमारे पास तार को मापने के लिए SWG काम लेते हैं, ये रहा SWG। SWG जो होता है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ये होता है। और ध्यान रखना,
जब हमारे पास SWG का मान बढ़ता है तो व्यास हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे सर व्यास हमारे पास घटता है। SWG का मान हमारे पास किस में है, तो SWG का मान हमारे पास है mm में। SWG का मान हमारे पास किस में है, तो SWG का मान है mm में, ठीक है। और SWG का मान बढ़ेगा तो व्यास का मान क्या हो जाएगा भाई, घटेगा। ये भी ठीक मामला। अच्छा, अब एक दो कोई इंपॉर्टेंट बात और बताओ कि SWG बारे में, तो आप कहेंगे ये 0 से 36 SWG होता है। 0 SWG मतलब व्यास ज़्यादा, 36 का मतलब कम है। तो 0 मतलब आकार बड़ा है। जैसे मान लो आपके जाओगे आगे, जैसे जैसे जाओगे तो आपके पास आकार क्या होता जाएगा भाई, छोटा होता जाएगा। यही मामला रहेगा। ओके, फिर ये जो आपके 33, 34, 35, 36, 36 पर आकार क्या हो जाएगा, 36 पर आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस प्रकार का आकार आएंगे, अलग अलग माप के SWG का बना होगा। माइक्रोमीटर कैसा होता है, ये माइक्रोमीटर होता है, यू आकार की फ्रेम होती है, ये इधर वाला भाग एनविल होता है, इनके बीच में तार को स्थापित किया जाता है, रेचेट को घुमाया जाता है, चट चट की आवाज़ आती है, वहीं रोक दिया जाता है, फिर रीडिंग ली जाती है। मुख्य मेन स्केल जो होती है वो आपके पास कहाँ होती है, तो आप कहेंगे स्लीव पर होती है, और यहाँ पर जो होती है वो फाइन स्केल होती है। ये जैसे जैसे रेचेट को घुमाओगे स्पिंडल आगे बढ़ेगा और ये बीच की मोटाई मापेगा। ये सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मापी यंत्र है, इसका अल्पतमांक कितना है, 0.01 mm कह दो या 0.001 सेंटीमीटर कह दो। सही था, 0.001 सेंटीमीटर या 0.001 mm कह दो, ये इसका अल्पतमांक होता है, ठीक है। तो ए और सी दोनों से ही मान को मापा जा सकता है। जिस प्रकार SWG होता है इसी प्रकार एक AWG भी होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अमेरिकन वायर गेज। क्या कहते हैं, अमेरिकन वायर गेज कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं अमेरिकन वायर गेज। और अमेरिकन वायर गेज होता है, इसके छोटी माप किस में ली जाती है, तो आप कहेंगे अमेरिकन वायर गेज की छोटी माप ली जाती है मिल्स में। किस में ली जाती है, छोटी माप ली जाती है मिल्स में। बिल्कुल ठीक है। ओके, अच्छा बच्चा कह रहा सुबह बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली क्लास है ना। देखो उस वो नहीं लेने का कारण है कि उस समय प्रेजेंट टाइम में क्लास चल रही होती है। कौन सी क्लास, किसी ट्रेड की क्लास। और ट्रेड तो सारे बच्चे अपने ही होते हैं, ट्रेड के कोट लेके हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रो मैकेनिक पढ़ो, चाहे फिटर पढ़ो, चाहे डीजल पढ़ो, सभी अपने ही हैं। तो इसलिए वो क्लास उस टाइम नहीं हो रही है। मैंने आपको इसकी व्यवस्था की है, 28, 29 और 30 ऐसे दिन हैं जहां पर ड्राइंग की एक स्पेशल बड़ी क्लास होगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन की बड़ी क्लास होगी, और IT लिटरेसी की बड़ी क्लास होगी। वो मामला है, इसलिए तनाव नहीं लें, सब बेस्ट करके देंगे। 2 SWG का तार किसके व्यास के बराबर है, वैसे तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हैं। 0 का आप याद रखना हमेशा 8.23 mm होता है। 1 का कितना होता है, तो 7.64 mm होता है। 2 का कितना होगा, 7.01 mm होगा। 3 का क्या होगा, 6.4 mm होगा। और ये क्या होगा, 5.8 होगा। आप देखो इन सब में 0.6 घट रहा है, 0.6 घट रहा है, लगभग 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 0.6 घट रहा है बस। अब आप बताओ आंसर क्या है, तो आप कहेंगे 2 SWG 7.01 आया। कितना आया भाई, 2 SWG 7.01। वैसे SWG की टेबल होती इतनी बड़ी, अब होती तो ये 0 SWG से शुरू है, 8.23 mm ये है 0। 0 से बड़ा करना तो 2 0, ओ भाई 0 से बड़ा करना तो 2 0, उससे बड़ा करना और 3 0, उससे बड़ा करना 4 0, उससे बड़ा 5 0, उससे बड़ा 6 0, उससे बड़ा 7 0। 7 0 की तो आकार होता है 12.7 mm। और वैसे 0 SWG से 36 SWG चलती है, और 36 SWG पर मान कितना आता है भाई, तो 0.193 mm। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक काम में 50 SWG तक काम में लेने लगे हैं। तो तार मोटा भी हो सकता है उससे, उससे तार पतला भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः इलेक्ट्रिकल में कितना काम लिया जाता है, तो आप कहना सर 0 से 36 काम में लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 0 से 36 काम में लिया जाता है। बराबर मामला। ओके, अगला सवाल है, इनमें से
किस प्रकाश प्रणाली को नीचे प्रदत्त चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है? ये चिन्ह किसका है आप बताइए भाई। और चिन्ह तो बता दोगे, लेकिन एक बात बताओ, आप हैं जो लाइक का बटन नहीं दबा रहे हैं, आपको कोई पाप वाप चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा मेरे हिसाब से। फटाफट से, इतनी अच्छा सेशन चलता है, सभी बच्चे को सेशन को लाइक करना चाहिए। तो सभी बच्चे ध्यान से लाइक करो भाई। क्लास 6 बजे एंड होगा। हाँ जी, 6 बजे एंड होगा। बताओ भाई। कर दिया अभी? आंसर क्या आया? आंसर भी आ गया सबका, नियॉन लैंप। बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कहेंगे दोलक लैंप है ना जी ना। दोलक लैंप ऐसे होता है, ये होते ऑक्सीलेटरी लैंप होता है, ठीक है। और फ्लैश बल्ब होता है, फ्लैश बल्ब वाला ये होता है। और बाकी आपके जेनॉन फ्लैश दीप है, तो जेनॉन फ्लैश दीप का ये रहा आपके पास, ये नियॉन लैंप का चिन्ह रहा, ये ट्रांसफॉर्मर लैंप का चिन्ह रहा। कौन सा रहा? ट्रांसफॉर्मर लैंप का। ग्राउंडिंग है, तो ये जो निशान है ना, ये ग्राउंडिंग है, ये सवाल पूछा हुआ भी है। ये आपके पास किसका निशान है भाई? ग्राउंडिंग का निशान है। ये निशान याद रखना, ग्राउंडिंग का है। किसका? ग्राउंडिंग का। और एक ये जो लैंप का निशान मैं और बना दे रहा हूं, ये कौन सा होता है भाई? तो आप कहना ये है डिस्चार्ज लैंप। ये कौन सा लैंप है भाई? तो आप कहेंगे डिस्चार्ज लैंप। एक प्रश्न के साथ 3-4 प्रश्नों के और डिटेल समझे ना, तो वही समझने का मजा आ रहा है। मजा ही उसे ही कहते हैं, और किसे कहते हैं? ताकि आपके पास जानकारी पूरी हो, कंप्लीट हो। दिए गए विकल्प में कौन सा लैंप का प्रतीक है? आप कहेंगे पहला का ना जीना। ये है तो हमारे पास एलईडी का प्रतीक है। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। जो प्रकाश बाहर जा रही हो, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। यदि आप फोटो डायोड के बारे में बात करते हैं, तो फोटो डायोड में आप कहते हैं सर चिन्ह बाकी वही है, सेम का सेम डिटो, लेकिन ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक बात रहा। और ये हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास उल्टा रख दिया। ये देखो उल्टा रखा हुआ, उल्टा रख दिया, तो ये हमारे पास हो गया बजर। ये उल्टा रख दिया तो हो गया बजर। पूछा है लैंप का प्रतीक, पूछा, ये भी नहीं है। ये हमारे पास लैंप का प्रतीक है, ये है एलडीआर। एलडीआर यानी कि रजिस्टर के ऊपर लाइट गिर रही है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, ये एलडीआर का चिन्ह है। ये भी नहीं होगा। तो लैंप का चिन्ह कौन सा होगा? ये भी हो सकता है, ये नहीं होता। तो कई बार क्या आता है, ये भी आ सकता है। ये सब लैंप के ही चिन्ह होते हैं। ठीक बात है। अब आप देखो, ये ध्यान रह जाएगा ना भाई सारा चिन्ह। ये एलईडी का है, ये बजर का है, ये एलडीआर का है, और ये हमारे पास लैंप का चिन्ह है। आरआरबी जेई का पेपर एनालिसिस करो देना प्लीज, एएलपी के पेपर में हेल्प हो जाएगा। मैं आपसे ज्यादा आपके बारे में सोचता हूँ, ये रियल बात आप समझ लो। इसलिए आप कोई भोड़ावण मत दो, मैं कंफर्म आपको करूंगा। जैसे आज 5 बजे जेई का पेपर आएगा, तो जिस भी बच्चे के पास भाई जेई का पेपर हो, वो तुरंत हमारी टीम को मैसेज कर देना कि पेपर कौन से नंबरों पे करोगे। तो नंबर 1 तो मेरे पास भी पड़े ही हैं। मेरे पास क्या पड़े हैं, मतलब जयपुर के सेंटर पर हैं, मैं जयपुर सेंटर पर हूँ, तो जल्दी से मेरे पास मैसेज आ जाएगा। तो मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, उन नंबरों पे कर देना। क्या नंबर है भाई? एक मिनट। 9680 991934, इस पर भेज देना आप पेपर। ठीक है, इस पर भेज देना आप। ओके, इस पर आप आरआरबी जेई का पेपर भेज देना। सॉल्यूशन हम करा देंगे। सॉल्यूशन कल ही हो जाएगा, कल पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा।
कल पूरा हल हो जाएगा। ओके जी, बढ़िया मामला, ध्यान से देख लेना। अगला है, नीचे दिखाए गए संकेत क्या दर्शाता है? नीचे कुछ संकेत दिखाया गया है, वो संकेत बताइए क्या दर्शाता है। ये पंखा, चिल्लर, हीटर या ब्लोअर, बताइए क्या दर्शाता है। तो आप कहेंगे ये जो हमारे पास है ना, हीटर दर्शाता है। पंखे का ये निशान नहीं होता, पंखा तो ये होता है, ठीक है, ब्लोअर का नहीं है, तो ये हीटर है, हीटर को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? हीटर को। अब आप देखो, पंखे का रेगुलेटर का क्या होता है? ये रेगुलेटर वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए होता है, ठीक है। ये जब सीधा रखा जाता है तो ये हमारे पास क्या बनता है भाई? सीधा रखा जाता है तो होता है घंटी, बेल। और उल्टा रखते ही ये क्या बन जाता है भाई? उल्टा रखते ही बन जाता है बजर। और सीधा रखोगे तो क्या बनेगा? तो सीधा रखोगे तो होगा बेल। इलेक्ट्रिक हीटर का ये रहा चिन्ह, आग निकल रही है, ठीक है। थर्मोस्टेट में ये रहा इस प्रकार का एक बिंदी आएगी गोल, ठीक है। और ये एग्जॉस्ट फैन होगा ना, इसमें ये जो आएगा ऊपर सर्कल आएगा। जब ऊपर सर्कल नहीं आएगा तो ये केवल फैन आएगा, एग्जॉस्ट फैन ऊपर सर्कल आ जाएगा। बात ठीक है। अगला है, दिया गए प्रतीक में ये किस डायोड को दर्शाता है? बताओ भाई, डायोड का नाम क्या है? वैरेक्टर डायोड है? आप कहना ना जी ना, वैरेक्टर डायोड होता है वेरी कैप डायोड होता है। वैरेक्टर डायोड का दूसरा नाम भी क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे इसका नाम होता है वेरी कैप डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, ये होता है। और ये इस प्रकार का डायोड है, वेरी कैप डायोड। शॉर्ट के डायोड है, बिल्कुल शॉर्ट के डायोड। मैं पढ़ाता हूँ तो ये भी याद दिलाता हूँ कि एस लिखा हुआ तो क्या बनेगा भाई? शॉर्ट के डायोड। तो कहा सर जीनर डायोड नहीं बनेगा क्या? कई बच्चों के जीनर डायोड भी आंसर आ रहा है, देखो सी भी आया। ना ना ना, जीनर डायोड के लिए हमारे पास क्या बनना जरूरी है भाई? जेड। ये होता तो क्या बन जाता? जीनर डायोड। पूछा फिर तो टनल डायोड भी बन सकता ना, टनल डायोड के लिए क्या बनना जरूरी है? सुरंग बननी जरूरी है। तो ये बनता ना, तो ये होता हमारे पास टनल डायोड, ये बनता टनल डायोड। ओके, ये हमारे पास कौन सा डायोड है भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास हो गया पीएन डायोड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे पीएन डायोड हो गया। ये वैरेक्टर डायोड है, शॉर्ट की डायोड है, जिनर डायोड है, टनल डायोड है। और ये हमारे पास नॉर्मली पीएन डायोड है। एलईडी के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हमारे पास प्रकाश बाहर जाएगा तो एलईडी है, और प्रकाश यदि वापस अंदर आएगा तो फोटो डायोड है। ये फोटो डायोड है, और ये हमारे पास क्या है? एलईडी। ये जो मैं लिख रहा हूँ और ये जो पीडीएफ दे रहा हूँ, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका तुरंत तुरंत जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा रिवीजन करवा देता है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, सब कुछ रिवीजन करवा देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप ध्यान से देखना इसको भी, ठीक है। और ये काम मिलेगा क्रैश कोर्स के अंतर्गत मिल जाएगा। अगला लो, अगला है, विद्युत वायरिंग में ये प्रतीक किसको निरूपित करता है? बताइए भाई, विद्युत वायरिंग में ये प्रतीक है वो किसको निरूपित करेगा? तो आप कहेंगे वायरिंग में ये जो प्रतीक है ना, ये किसको निरूपित करता है? ये आपको मैंने बताया था, ये सीलिंग फैन का नहीं है, एग्जॉस्ट फैन का है। सीलिंग फैन तो केवल इतना ही होता है, जब ऊपर गोल घेरा कर दिया तो एग्जॉस्ट फैन का हो जाएगा। ऊर्जा मीटर में ऐसा होता है, KWH होता है, ठीक है। उसके बाद में दो तार आ रहे हैं इधर से और दो तार उधर से जा रहे हैं, दो आए दो गए, बस। ये कौन सा है? तो आपके ये है KWH। ये कौन सा है? तो ये है KWH। ओके, ये मामला क्लियर, ठीक। अच्छा, एक दो तीन और चिन्ह देख लो। ये हमारे पास किसका है? तो आप कहेंगे सर ये है फ्यूज का। ये कार्टेज फ्यूज का ये भी निशान होता है, ये भी किसका होता है भाई? कार्टेज फ्यूज का ही होता है। और सर्किट ब्रेकर का, ये देखो सर्किट है, इस सर्किट को क्या कर दिया इन्होंने? ब्रेक कर दिया, तो ये सर्किट ब्रेकर का भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट निशान आपके सामने। ओके, निम्न चिन्ह का उपयोग किस डिवाइस के लिए किया जाता है? बताइए भाई। बच्चा कह रहा है सर मेरा एग्जाम सिटी और डेट नहीं दिख रहा। नहीं दिखा रहा है तो कल सबकी दिखा देगा, कल है 26 तारीख, बेटा चिंता मत करो, सबकी दिखा देगा। निम्न चिन्ह का उपयोग किस डिवाइस के लिए किया जाता है? बताओ भाई। यूजेटी, डाइक, ट्राइक और एससीआर, बताइए किस लिए किया जाता है, किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे ये जो हमारे पास है ना, यूजेटी है क्या? ना जी ना, यूजेटी में हमारे पास ऐसा होता है,
दो बेस होते हैं, एक B2 होता है और एक होता है B1। यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा? और ये होता है एमीटर। डाइक है क्या? डाइक में दो ही टर्मिनल होते हैं। डाइक हमारे पास ऐसा नहीं होता है। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक तो सही है डाइक, लेकिन ये एक टर्मिनल, ये दो टर्मिनल, इतना ही डाइक है। इसमें तीन टर्मिनल है तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइक कहलाएगा। तो का SCR नहीं होगा क्या? SCR का ये लो भाई, ये गेट है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये होता है SCR का। तो सबका अलग अलग चिन्ह है। ये किसका है? ट्राइक का। किसका है? ट्राइक का। हाँ, ट्राइक कहता है दो SCR इन पैरेलल। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। अगला है, निम्न पदार्थों में उच्चतम विद्युत सुचालकता किसकी है? सबसे अच्छी चालकता किसकी है? सबसे अच्छी चालकता होती है चांदी की। चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है। चांदी के बाद होती है तांबा की। तांबा के बाद होती है सोना की। सोना से कम होती है एल्यूमिनियम की। और एल्यूमिनियम से कम होती है हमारे पास इस्पात की, इसकी। ठीक है। अब जो चांदी है, इसकी प्रतिरोधकता देखो कितना होता है, 1.59 इंटू 10⁻⁻8। तांबा हमारे पास क्या होता है? 1.72 इंटू 10⁻⁻8। सोना हमारे पास है, वो देखो कितना, गोल्ड कितना आएगा भाई? 1.59 या 1.7 आया। गोल्ड का आ जाएगा, गोल्ड का नहीं, एल्यूमिनियम का था 2.66 इंटू 10⁻⁻8। ऐसा मामला है। तो सर्वाधिक चालकता किसकी होती है? सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। ये सबको मालूम है। अब मैं इसके गुण बता रहा हूँ, थोड़ा सा जरूरी चीज है। हमारे पास जो चांदी होता है सबसे अच्छा चालक है। चांदी है किस रंग की होती है? सफेद रंग की, तन्य होती है, आघात वर्धनी होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? रिले में, कॉन्टैक्टर में, सर्किट ब्रेकर में, स्टार्ट और सुग्राही मापी यंत्र में। जो हमारे पास ऐसा मापक यंत्र जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वहां इसको काम में लिया जाता है, सुग्राही मापी यंत्र में। रिले में और कॉन्टैक्टर, जैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, उसका कॉन्टैक्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक मामला। तांबे का उपयोग क्या होता है? तांबा होता है मेटेली लाल रंग का होता है, तन्य और आघात वर्धनीय तो गुण इसमें भी होते हैं। चांदी के बाद तांबा सबसे अच्छा चालक होता है। वायरिंग और वाइंडिंग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का। लेकिन एल्यूमिनियम का प्रयोग पारेषण और वितरण में, बस बार में, इन सब जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे ज्यादातर जो प्रयोग करते हैं हम, वो पारेषण, वितरण एवं बस बार में करते हैं। तो सफेद रंग, तन्य, आघात वर्धनीय, हल्की जंगरोधी होती है। और ये तांबे से हमारे पास कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर तांबे से हमारे पास सस्ता होता है। ठीक बात है। पीतल हमारे पास क्या है? तांबा 66% है, जस्ता 34% है। ये हमारे पास पीतल हो गया। विद्युत उपकरण के टर्मिनल बनाने के लिए, पेच, खोल आदि बनाने के लिए पीतल को काम लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास होल्डर है ना, तो होल्डर के अंदर वाला भाग भी है जो पीतल का है, तो ये काम लिया जाता है। सर मेरा नाम संजू यादव है, बानसूर से हूँ। मेरा रेलवे टेक्नीशियन में 87.16 नंबर आए हैं। मैं कोटले की वजह से नहीं लगा, जिसमें कट ऑफ बढ़ गई, लेकिन मेरा नंबर भी कोटले की वजह से ही बढ़ा है। कोटले का धन्यवाद। अब भाई धन्यवाद। 87.16 है और नहीं हुआ तो ये कुछ जगह पर नहीं होता है। कल एक बच्चा आया था, क्लास में आया था, उसके 88 नंबर आए थे चेन्नई से। उसका सिलेक्शन हो गया क्योंकि नॉर्वेशन बढ़कर हो गए 93 नंबर हो गए और कट ऑफ 87 थी। अब कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है, ये सोचने वाली बात हो गई ना। तो कट ऑफ बढ़ाने में ये हमारा योगदान है, तो आपको सही बात है। उसकी बात क्या है, आप इस लेवल तक भी तो लेके आए हैं। बिल्कुल कुछ नंबर से रह गए, वो भी आरआरबी सिलेक्शन का क्राइटेरिया बड़ा डेंजर होता है। इसमें आरआरबी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? डेंजर होता है। ये मामला है। कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु है? बताइए भाई, कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु है? आप बताइए, कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु? तांबा, निकल, आयरन, कोबाल्ट, नाइक्रोम, सोना या यूरेनियम, थोरियम? बताइए कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु है? तो कॉन्स्टेंटन होती है हमारे पास तांबा और निकल की मिश्र धातु है, जिसमें तांबा की मात्रा होती है लगभग 55%, निकल की मात्रा होती है 45%। कॉन्स्टेंटन का अन्य नाम जो होता है वो होता है यूरेका। क्या नाम होता है अन्य? तो अन्य नाम होता है यूरेका।
और इसको हम पंखे का रेगुलेटर में काम लेते हैं। पंखे का, फैन का, पंखे का रेगुलेटर होता है ना, उस रेगुलेटर में इसी को काम में लिया जाता है। ये वायर वाउंड प्रतिरोधक के निर्माण में काम आता है। किसके निर्माण में आता है? वायर वाउंड प्रतिरोधक के निर्माण में काम आता है। सोना होना तो कहीं काम लेते हैं, तांबा और निकल का मिश्रण धातु होता है। अब देखो मैं कुछ और मिश्रण भी बता रहा हूँ, जैसे यूरेका बता दिया, ये हमारे पास तांबा और निकल का होता है। लेकिन यदि 55-45 है तो 55-45 है, 55-45 नहीं है तो 60-40 होता है। बाकी दोनों ऑप्शन आए हुए हैं, 55-45 भी है, 60-40 भी है। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध है, रेगुलेटर में, पंखे में, डीसी मोटर के स्टार्टर में काम में लेते हैं। कांसा, कांसा जो होता है हमारे पास, यानी कि ब्रोंज होता है। कांसा हमारे पास क्या होता है भाई? ब्रोंज। ये हमारे पास क्या होता है? तांबा 88% है, टिन है 12%। जर्मन सिल्वर में तांबा 60%, जिंक 20%, निकल 20% है। और कंथाल जो हीटिंग एलिमेंट के रूप में काम लेते हैं, हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम काम लेते हैं, सब ज़्यादा हीटर वीटर सब जगह नाइक्रोम काम लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास हीटर की जो औद्योगिक भट्टियां हैं, उसके तापन में किसको काम लेते हैं? तो आप कहेंगे कंथाल को काम लेते हैं, जिसमें लोहा होता है 62.5 से 76%, क्रोमियम होती है और एल्यूमिनियम धातु होता है, जिसका ताप गुणा का मान है 0.00001 होता है। ये कंथाल भी काम लेते हैं। आपको देखना था यूरेका के बारे में। सर मेरे 23 को पशु परिचर का डीवी था, इसलिए क्लास नहीं देख पाया, प्लीज सॉल्यूशन करें। अब भाई ऐसा है कि मैं सॉल्यूशन में ये आपसे वादा निभा सकता हूँ एक, कि उससे भी बेहतरीन शानदार क्लास है मैं 27 तारीख को लेके आ जाऊंगा। उससे भी शानदार, उससे भी शानदार, मतलब जबरदस्त वाली 27 तारीख को जो क्लास होगी ना, वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इतिहास होगी। ऐसा इतिहास में कोई जबरदस्त क्लास नहीं हुई, उससे भी सुपर से डुपर क्लास होगी 27 तारीख को। तैयार है ना आप? इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 27 तारीख की क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के वो इतिहास में एक स्वर्णिम होगी। आप इस बात को ध्यान रखना। अगला है, कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम में किसकी चालकता होती है? बताओ भाई, कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम में चालकता पूछी है। चालकता पूछी है तो 60.6%। यदि चालकता पूछी है तो 60.6%। यदि भार यानी वजन पूछता, भार यानी कि वजन पूछता कि समान चालकता पर कॉपर है एल्यूमिनियम की तुलना में कितना भारी रहता है, तो आप कहते हैं 50.5%। भार पूछता तो 50.5 है, चालकता पूछी तो 60.6% होती है। ओके, ठीक बात है। कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है? कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है? माइका, बिल्कुल माइका है ना। अब्रक, अब्रक सबसे अच्छा कुचालक है। इसका कारण है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, वो 20 से 60 होती है, 20 से 60 केवी पर एमएम होती है। जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये होती है। पोर्सलिन, कांच और बेकेलाइट सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में हमारे पास बेकेलाइट की होती है। आप ये पूरी लिस्ट देखिएगा। देखो हमारे पास अब्रकित होती है 20 से 60 केवी पर एमएम पैरावैद्युतिक सामर्थ्य। वल्केनाइज रबर की 30 से 50 है, एबोनाइट की 30 से 40 है, माइकानाइट की 20 से 40 है, बेकेलाइट है जो 17 से 21 है। कितना है? 17 से 21। उसके बाद बेकेलाइट आया, एक हमारे पास आ गया अब्रक, एक होता है पोर्सलिन ऑप्शन में। पोर्सलिन की 8 से 12 है। पोर्सलिन होती क्या है? तो आप कहें सर पोर्सलिन है चीनी मिट्टी। पोर्सलिन किसे कहते हैं? चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का हम क्या बनाते हैं? तो आप कहते हैं इंसुलेटर है ना, वो हम पोर्सलिन के बनाते हैं, इंसुलेटर। और कांच, क्राउन कांच 8 से 12 है। साधारण कांच 4 से 6 है। पूछे साधारण कांच का कितना होता है? तो साधारण कांच का होता है 4 से 6 होता है। आप बताओ इनमें सबसे ज्यादा किसका है? आप कहेंगे गुरुजी माइका का, अब्रक का है। वल्कनाइज रबर 30 से 50 है, एबोनाइट 30 से 40 है। अब्रक क्या होता है भाई? 20 से 60 एमएम होती है। माइकानाइट 20 से 40 है, बेकेलाइट 17 से 21 है, साधारण रबर 15 से 20 है, लेदराइट पेपर 12 से 17 है, रेजिन 12 से 14 है। खनिज तेल ये ट्रांसफॉर्मर में काम लेते हैं। खनिज तेल कहाँ काम लेते हैं भाई? ट्रांसफॉर्मर में काम लेते हैं। ये होता है खनिज तेल। ये हमारे पास भाग है। तो है ना भाई, एक एक चीज आपके लिए तराशी हुई है।
कोई कमी नहीं आएगी, बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए प्रेजेंट की गई है। दिन में ड्यूटी, अरे ड्यूटियां छोड़ दो, 5-7 दिन की छुट्टियां ले लो, कोई कारण नहीं सुने जाएंगे। गौरव कुमार, आपको मैंने पहले दिन भी कहा था, ड्यूटियां छोड़ दो 5-7 दिन के लिए, कुछ भी बहाना मार दो। मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ये बहाना मार दो, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं। 5-7 दिन के लिए ऐसा करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे जो टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं वो CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डेट आती मैं तो 1 मिनट में कहता सर मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ भाई, आप एग्जाम के बाद आना, एग्जाम दो बढ़िया तरीके से। जरूरी बात यही है। ओके, किसका पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य सबसे अधिक है? आप कहेंगे हवा का। भाई हवा का सबसे ज्यादा है क्या, ये बताइए। बाकी तो आपको मैंने बता दिया था, हवा का है क्या ज्यादा? ठीक है, नहीं हवा का तो नहीं है, तो किसका ज्यादा है? डी ऑप्शन है, बेकेलाइट का। बढ़िया बात है। कितना था अभी? 17 से 21, 17 से 21। ओके, कागज का 2 से 4 मिलेगा, और क्या मिलेगा? कागज का 4 से 6 मिलेगा, यही होगा। ओके, बढ़िया भाई। अगला सवाल है, वर्ग बी इंसुलेशन किस अधिकतम तापमान का सामना कर सकता है? ये बड़ी टेबल है, मैं हमेशा कैसे याद कराता हूं भाई वर्ग बी का ना, मैं तो ऐसे याद कराता हूं, या इमली भाभी फिर हरियाणा चाली। ठीक है, ओके। ओके, या 90 डिग्री है वाई, ए है 105 डिग्री, 15 जोड़ो, ये है 120 डिग्री, ये तो 15-15 जुड़े भाई। ठीक है, अब वापस इसमें जुड़ागा 10, तो 120 में 10 जोड़ा 130, अब जुड़ेगा 25-25। पहले 15-15 जुड़े थे सब में, इनमें वापस कंडीशन 10, तो अब 25-25 हो जाएगा। 155, 180, और ये सी में क्या आएगा? 200 भी है, 220 भी है, 250 भी है। तो बी में हमारे पास कितना डिग्री है? 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री है। कितना डिग्री है? 130 डिग्री है। अब कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है ये भी पूछ सकता है, इसलिए मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूं। ठीक है, वाई 90 डिग्री है, यहां पर देखो याद कैसे करोगे, वाई ए ई तीनों में सामान्य कागज है कम ताप पर, उससे ज्यादा ताप पर है तेल से भीगा कागज, उससे ज्यादा ताप उसको सहन कर सकता है लेदराइट पेपर, ये मामला है। अच्छा, अगला आप देखोगे तो लगभग सेम ही है बी और एफ में। ग्लास है, एस्बेस्टस है, अब्रक है, फाइबर है। न्यूनतम पूछेगा तो बी वाला है, अधिकतम पूछेगा तो फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस, अब्रक है तो एफ वाला है। माइका फाइबर ग्लास के साथ एलेस्ट्रोमर दे दे तो आप कहेंगे एच प्रकार का है, और चीनी मिट्टी कांच क्वार्ट्ज दे दे तो आप कहना सी प्रकार का। कौन से प्रकार का हो गया भाई? सी प्रकार का है। बस इस बात को आप ध्यान रखना, ये आपको याद करने का तरीका है। सर सीबीएटी तक पहुंच रहे तो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में टी स्कोर कम था, डिस्क्वालीफाई हो गया। अगर इस बार CBT 2 के बार पास कर दूं, CBT का क्लास आप करवाते हो क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, CBT के में CBT होता है जो साइको एग्जाम, CBT होगा साइको एग्जाम। मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा कई लोग आएंगे जो कहेंगे CBT 2 की तैयारी मैं कराता हूं, लेकिन वो ढंग से पढ़ाना जानते नहीं, उनको पता ही नहीं CBT 2 में होता क्या है। आप जैसे जैसे दिन ढले वो सब छंट गए, क्योंकि आता ही नहीं था। कितने दिन आप है जो यूट्यूब के साथ माथाफोड़ी करोगे भाई? CBT वाले मामला ये है, कई जने कहेंगे हम करेंगे CBT तैयारी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे। CBT एक बहुत ही टेक्निकल रूप से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। इसकी मैं आपको गारंटी ये दे रहा हूं कि आज तक भारत में किसी ने इतने टेस्ट नहीं कराए हैं इसकी प्रैक्टिस का, और इतने कम फीस पर वो मैं आपके लिए करूंगा। सबसे न्यूनतम फीस पर CBT 2 का कोर्स मेरा सबसे न्यूनतम फीस पर था, सबसे हाई क्वालिटी का कोर्स दिया मैंने, और बहुत ज्यादा कंटेंट है।
और इसके बारे में बता दूं, ये उससे भी ज्यादा सुपर डुपर, उससे भी ऊपर ब्लॉकबस्टर, ये ब्लॉकबस्टर वाला कोर्स है। मतलब ऐसा आज तक जिसने, क्योंकि ये प्रैक्टिस का मामला है और इतनी प्रैक्टिस किसी ने नहीं कराई, उससे ज्यादा प्रैक्टिस मैं करूंगा। मैंने पूरी टीम लगा रखी है, पूरी टीम, जो टेस्ट पे टेस्ट है। आप टेस्ट दे नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा ये टेस्ट बढ़ाएंगे। ये मामला आपके साथ है, तो तनाव ही नहीं ले, बड़े तरीके से रहे, तैयार रहें इस टेस्ट के लिए। हम पूर्णतः तैयार हैं और आप अपने आप को तैयार रखना इस पूरे केस के लिए भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से मामले में अधिकतम होता है, बताओ भाई। धातु, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या अर्ध धातु, बताइए किस में अधिकतम होता है। तो आप बताइए, एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से मामले में अधिक। धातु में हमारे पास होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसुलेटर में होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्धचालक में होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास सबसे अधिकतम किस में होगा, इंसुलेटर में होगा। अर्ध धातु है जो सेमीकंडक्टर और धातु के बीच में आएगा, तो हमारे पास सबसे ज्यादा किस में होगा, तो आप कहेंगे कुचालक में होगा, सबसे ज्यादा कुचालक में। पूरा पेपर आपकी क्लास में से आया था IOCL का, कोई पेपर ले लो टेक्निकल में, कहीं पर भी कोई पेपर लेते हैं, आपको कौटिल्य क्लासेस से पूरा पेपर मिलता है, हमेशा ही मिलेगा, आगे भी मिलेगा, पहले भी मिला था, सब जगह ये मामला। अब सेमीकंडक्टर के बारे में भी एक चीज और बता देता हूं। जैसे सिलिकॉन है तो ये तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सॉरी 1 मिनट भाई, गड़बड़ लिख दिया। सिलिकॉन है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कब है, तो आप कहेंगे 300 केल्विन पर। 300 केल्विन क्या है, कमरे का तापमान, इसलिए हमने लगभग ये लिखा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग लिखा था, ठीक मामला। अगला सवाल देखो, जोड़ों पर टांका लगाने का क्या प्रयोजन है। जोड़ों पर टांका क्यों लगाया जाता है, इसका कारण क्या है, बताइए भाई। तो आप कहेंगे तनन प्रबलता बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, भंगुरता बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए। जोड़ों पर टांका लगाना मतलब सोल्डरिंग करना है, और सोल्डरिंग करने का प्रमुख कारण होता है, पहला होता है चालकता बढ़ाना, पहला कारण। दूसरा कारण होता है तनन प्रबलता बढ़ाना, प्रतिरोधकता बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं, भंगुरता बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं। तो पहला कारण है चालकता बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। सोल्डरिंग जो की जाती है, तो सोल्डरिंग करने का एक तरीका होता है। जैसे हमारे पास ये है एलईडी, एलईडी हमारे पास क्या कहलाएगा, घटक कहलाएगा। ये हमारे पास पीसीबी प्लेट होती है। ये कौन सी प्लेट होती है भाई, तो आप कहेंगे ये हमारे पास पीसीबी प्लेट है। पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, इस पर हम दूसरी तरफ इसकी टांग निकली हुई है, और यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं स्थायी रूप से। सर्किट बोर्ड लिखा ना भाई, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। अब देखो जोड़ने के लिए क्या है, सोल्डरिंग आयरन काम में ली, और ये सोल्डर यानी कि हमारे पास भराव धातु है, फिलर मटेरियल है, भराव धातु। और भराव धातु का गलनांक क्या होता है भाई, कम गलनांक वाली धातु काम लेते हैं, जो जल्दी से गल जाए, कम गलनांक वाली काम लेते हैं। अब जब सोल्डरिंग करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या करते हैं, हीट करते हैं। जो भाग है ना, इस भाग को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। फिर हीट, इसको गर्म किया, फिर हम लेके आएंगे सोल्डर, लेके एड सोल्डर करेंगे, फिर इसको लगातार हीटिंग देंगे, और फिर जैसे ये सोल्डरिंग हो जाएगा, फिर हम इसको हटा देंगे। लेट कूल डोंट ब्लो, अब ब्लो नहीं करना, इसको ठंडा होने दे। ओके, ये हमारे पास परफेक्ट सोल्डरिंग है। यदि अब हमारे पास नीचे बड़े पट्टी में दिख नहीं रहा होगा, ओहो टेक्नीशियन हमारे पास नहीं दिख रहा है, पट्टी नहीं है, ओके ठीक है। तो टू मच सोल्डर, यहाँ हमारे पास क्या भाई, सोल्डर ज्यादा हो जाए तो ऐसे फैल जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास पूरा सोल्डर है ही नहीं, आधी जगह खाली रह गई है। और ये हमारे पास कोल्ड जॉइंट है, ये हमारे पास ज्यादा हीट दे दी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वो ठीक नहीं है। परफेक्ट सोल्डरिंग इसे कहते हैं। ये सोल्डरिंग करने का एक तरीका होता है, सोल्डरिंग करना एक भाग है भाई, ठीक है ओके। मैकेनिकल डीजल की क्लास प्राइवेट क्यों दिखा रही है, प्राइवेट क्यों दिखा रहा है, प्राइवेट है इसलिए प्राइवेट दिखा रहा है भाई, प्राइवेट दिखा रहा है, इसका मतलब प्राइवेट हो गई है, ये भी हो जाएगी। आप कंटिन्यू पढ़े, रेगुलरिटी के लिए आपके लिए चीजें हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई हमारी आपसे खुन्नस नहीं है, चिंता मत करो। लाइव पढ़ा रहे हैं, आपके सामने पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं। मर्दू सोल्डर का संयोजन क्या है,
मर्दू सोल्डर में सीसा 37, टिन 63, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। ऐसा करने पर गलनांक 183 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक काम के लिए काम लेते थे, इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए, ठीक है। और यदि मान लो सीसा और टिन है, सीसा का मामला 40% है, टिन का मामला यदि 60% है, इस प्रकार का मामला है, तो ये इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए भी, ये किसके लिए है, ये इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए है। और ये इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए है, इसलिए देखो सीसा 40, टिन 60 है, किसके लिए काम लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए। और इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए लेते हैं तो इसका गलनांक 185 डिग्री सेल्सियस है, ये लो। हाँ, लेड की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही कठोर होगा, ये भी ध्यान रखना। लेड जितना ज्यादा होगा उतना ही कठोर क्या होगा भाई, अधिक होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। अगला, स्प्लेटर सोल्डरिंग में कौन सी मिश्र धातु प्रयोग में नहीं लाते हैं, बताओ भाई। स्प्लेटर सोल्डरिंग में कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। ये कहता बाकी सभी धातु का तो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन सी मिश्र धातु है जिसका प्रयोग हम स्प्लेटर सोल्डरिंग के अंतर्गत नहीं करते हैं, आप बता दीजिए फटाफट से भाई। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में डिफरेंस क्या, ब्रेजिंग होती है कठोर सोल्डरिंग, स्प्लेटर है ना, तो ये है ना कठोर सोल्डरिंग होती है, वही ब्रेजिंग होती है। कठोर सोल्डरिंग जो है उसे हम कहते हैं ब्रेजिंग, और वैसे ब्रेजिंग होती है जो आभूषणों के जोड़ के लिए काम में ली जाती है, आभूषणों के जोड़ के लिए, और आभूषणों के जोड़ के लिए। कठोर सोल्डरिंग होती है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर की जाती है, वो हमारे पास कठोर सोल्डरिंग होती है। इसमें कॉपर 50 जस्ता 50 हो सकता है, बिल्कुल। तांबा 67, कॉपर जस्ता 33, और ये हो सकता है बिल्कुल। तांबा 33, तांबा 50 से कम आ गया, यह तांबा 50 जस्ता 37 टिन, ये नहीं हो सकता। तांबा है जो 50 से कम नहीं आएगा, तांबा है जो 50 या 50 से ज्यादा रहेगा, 50 से कम तांबा नहीं आएगा। किससे कम नहीं आएगा भाई, 50 से कम तांबा नहीं आएगा। ओके, ठीक है मामला भाई। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। सर कुछ टीचर आपके कंटेंट कॉपी कर, अच्छी बात है, आपके लिए कर रहे हैं वो, आप परेशान मत हो, हम ही परेशान नहीं हुए उनसे कभी। हमें क्या, हमें पता नहीं है, हमें तो बहुत पहले से पता है भाई। हमने कहा कि ठीक है बच्चों को पढ़ा रहो, सीधी सीधी कॉपी मत करो, इसको वापस टाइप करो, तो हमें क्या दिक्कत है। एल्यूमिनियम कंडक्टर सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का वाणिज्य नाम क्या है। हाँ, किसमें पूछा है, फ्लक्स का वाणिज्य नाम आयरन नंबर 7 है। आयरन नंबर 7 कह दो या केरेलाइट कह दो, आयरन नंबर 7 कह दो या क्या कह दूं भाई, केरेलाइट कह दो। एल का पी, एल का पी हमारे पास सोल्डर है, एल का पी फ्लक्स नहीं है, ये सोल्डर है, और ये हमारे पास फ्लक्स है, तो ये सोल्डर है ना भाई, एल का पी तो नहीं बेटी बात, जमीनी मामला। देखो भाई क्या कर सकते हैं, ये लो एल्यूमिनियम पूरा, एल का पी के नाम से जाना जाता है। एल्यूमिनियम के तारों को सोल्डरिंग करने तो उसको एल का पी। एल का पी सोल्डर में सीसा 51% है, टिन 31% है, जस्ता 9% है, कैडमियम 9% है। इसके अतिरिक्त केरालाइट नामक विशेष सोल्डरिंग को एल्यूमिनियम के लिए काम में ली जाती है। जो फ्लक्स है कोइनाल फ्लक्स या आयरन नंबर 7 है भाई, कोइनाल, कोइनाल आयरन नंबर 7 के साथ क्या काम लिया जाता है, कोइनाल। मैंने केरालाइट उधर लिख दिया अभी, कोइनाल, ठीक है भाई, क्या काम लिया जाता है, कोइनाल। ओके, ये भी केरलाइट भी क्या है हमारे पास, सोल्डर है। कोइनाल है आयरन नंबर 7 के साथ। बोर्ड का बैकग्राउंड ऐसे चलती क्लास में तो चेंज होगा नहीं, 2-4 दिन का मामला है, पूरी क्लास है काफी सारी तो हमारे पास बनी हुई है, क्यों चेंज करो भाई।
सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है? बताओ भाई, सोल्डरिंग आयरन है उसकी बिट है, वो बिट किसकी बनी हुई है? स्टील की है, टिन की है, पीतल की है या तांबे की है? बताइए किसकी बनी हुई है? तो आप कहेंगे ये बिट बनी होती है, बिट नहीं, तांबे की बनी होती है। दो प्रकार की होती है, एक होती है पटलित और एक होती है अपटलित। जो पटलित होती है ना, उस पर लोहे का लेप होता है, लोहे की परत चढ़ी होती है, और ये हमारे पास क्या होती है? अधिक सुरक्षित होती है, अधिक सुरक्षित है, अधिक सुरक्षित है। तो तांबे की बिट है, इसको है। ओके, तो सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है? तांबे की। ये हमारे पास एक होती है पटलित और एक होती है अपटलित। पटलित क्या होती है? जो लोहे की परत होती है, जो हमारे पास अधिक सुरक्षित होती है। क्या होती है? जो हमारे पास अधिक सुरक्षित होती है। ओके, ओके। सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ भाई, हमारे पास सोल्डरिंग करने से पहले केबल के जोड़ को साफ करने के लिए हम काम में लेते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर को हम कहते हैं रेग माल कह दो या रेज माल कह दो। इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसमें हम 0 नंबर का काम लिया जाता है। ज्यादातर कौन सा काम लिया जाता है भाई? 0 नंबर का काम है लिया जाता है। तो सोल्डरिंग से पहले केबल के जोड़ को साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका भाई। ओके, फाइल का, वाटर का, कोई का प्रयोग नहीं करते हैं, सैंड पेपर का काम लेते हैं। निम्न में से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता? बताइए भाई, तापीय प्रभाव का इस्तेमाल कौन नहीं करता? गीजर। आप कहेंगे भाई गीजर तो करता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस का मतलब विद्युत भट्टी है। तो आप कहेंगे जी विद्युत भट्टी भी तो करती है। विद्युत भट्टी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक ही होता है, ये भी करती है। वैक्यूम क्लीनर नहीं करना, एमर्सन हीटर ये भी करता है। वैक्यूम क्लीनर नहीं करता है। वैक्यूम क्लीनर होती है, इसमें आप कहोगे 2 पिन होती है, पहली बात हो। और इसके साथ में बताओ, वैक्यूम क्लीनर होती है, इसकी बॉडी जो होती है वो इंसुलेटर होती है। बॉडी क्या होती है? इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर यानी कि कुचालक होती है। बॉडी क्या होती है? इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर यानी कि कुचालक होती है। इसकी बॉडी क्या होती है? इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी कि कुचालक होती है। ओके, ओके। तो ये वैक्यूम क्लीनर है। बराबर मामला है। चलो, अगला है 1000/230 वोल्ट की एक तापमान हीटर कुंडली को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, फिर इनमें से एक भाग को उसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो उपयुक्त शक्ति क्या होगी? ये 1000 वाट है भाई, 1000 वाट और 230 वोल्ट की है। अब इसमें कुंडली को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। एक कुंडली है, एक कुंडली को 2 बराबर भागों में काट दिया, एक भाग को उसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो बताइए भाई शक्ति क्या होगी? आप बताओ भाई, ये शक्ति तो मुझे नहीं पता। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ध्यान से देखो। मैं आपको कहता हूं, ये है हमारे पास 20 ओम, यहां मैंने 20 वोल्ट दिया। ध्यान से देखना, धारा कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 1 एम्पियर। पावर क्या आ जाएगी भाई? I²R। तो 1 का स्क्वायर इंटू 20 बराबर क्या आया भाई? 20 वाट आया कि नहीं आया? आया। अब मैंने इसका आधा किया, आधा किया तो कितना आएगा भाई? आप कहेंगे सर 10 ओम। वोल्टेज ये कितना दूंगा भाई? ये मैं यहाँ पर वापस दूंगा आपको 20 ही। समान धारा कितनी आएगी? 2 एम्पियर। तो यहाँ पावर क्या आएगी? I²R। तो 2 का स्क्वायर इंटू 10, ये हमारे पास आएगा 40 वाट। पहले 20 वाट था, 40 वाट था। देख लो, मैंने प्रतिरोध को क्या कर दिया? आधा। यही कह रहा, 2 बराबर भागों में काटा जाता है, एक भाग को उसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है। शक्ति क्या हो गई? दुगुनी। दुगुनी कितनी वाट? 2000 वाट। 500 वाले गड़बड़, 500 वाले गड़बड़, गड़बड़ गड़बड़, 2000 वाट से।
ओके, ताप स्थिति यानी थर्मोस्टेट के लिए प्रयुक्त एक युक्ति कौन सी है? बताओ भाई। थर्मोस्टेट, मैं बताऊं फोटो, ये है थर्मोस्टेट का फोटो। ओके, देख लो। थर्मोस्टेट हमारे पास बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, द्विधात्विक पत्तियां होती है। ये क्या होती है? द्विधात्विक पत्तियां, ठीक है। ताकि क्या होता है भाई, इनका रेखीय प्रसार अलग अलग हो। जैसे ही तापमान ज्यादा बढ़े, रेखीय प्रसार गुणा के क्या होता है, इनका भिन्न भिन्न होता है। जैसे ही हमारे पास तापमान बढ़े, ये प्लेट क्या होगी, मुड़ेगी। ये प्लेट मुड़ते ही इसका कनेक्शन को क्या करेगी, डिस्कनेक्ट करेगी। कर दिया कि नहीं कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास उच्च ताप होने पर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ताप कम होगा तो ये वापस सीधी हो जाएगी, तो ये वापस इसे क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो तापमान नियंत्रण कर रही है, तापमान का पता लगाने और उसे नियंत्रण करने का कार्य करती है। धारा, ओ हो, एक मिनट, एक मिनट, मैं आंसर आपको दे नहीं रहा। ये है ना, तापमान का नियंत्रण तो तीनों में ही करवा रहा है। आप बताओ करेक्ट आंसर कौन सा है? वोल्टेज का ये पता लगाएगा क्या? पहले तो ये बताओ, क्या ये वोल्टेज का पता लगाने लायक आपको दिखा? वॉइस लो है सर। आवाज कैसी है भाई? सभी बच्चे बताओ, आवाज ओके है क्या? ओके है तो एक दबा दो भाई, और सही नहीं है तो दो दबा दो। आवाज ओके है तो एक दबा दो। आवाज का कहाँ इश्यू है? आवाज इश्यू आता तो बहुत सारे बच्चे बोलते ना भाई। एग्जाम सिटी सिकंदराबाद को नहीं दिखा रहा है, क्या करें? कुछ नहीं करें, वेट करें, इंतजार करें। क्या करना है? इंतजार करना है। तो आपको इंतजार करना है भाई, और कुछ नहीं करना है। सही है, देखो एक 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 इतना आ गया कि इतना सही है। और ये हमारे पास तापमान का पता लगाना है और तापमान को नियंत्रण करने के लिए काम में लिया जाता है। तापमान का पता लगाने और तापमान को नियंत्रण करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके भाई, अगला है, इसका उपयोग जल तापक या गीजर के तापन तत्वों में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे पानी का तापमान किसके बीच नियंत्रित और स्थिर रहता है? गीजर में। यह है गीजर। गीजर में यहां से ठंडा पानी आएगा, ठीक है, कोल्ड वाटर की सप्लाई होगी, ठीक है, और यहां से गर्म पानी बाहर जाएगा। ओके, ठीक है। कोल्ड वाटर है जो हमारे पास शट ऑफ वाल्व है, और ओपन गर्म पानी बाहर निकलेगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास होता है अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, और हीटिंग एलिमेंट है जो इसको भाप को क्या करेगा, गर्म करेगा। कंट्रोल वाल्व है जो कंट्रोल करेगा, और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर का वाल्व लगा होता है। ज़्यादा तापमान होने पर टेम्परेचर वाल्व है, जो प्रेशर वाल्व रिलीज करेगा प्रेशर को, ताकि ये फटे नहीं, और कुछ जगह हमारे भाग इसमें क्या रहता है, खाली रहता है। ये इस प्रकार का पूरा सिस्टम लगा होता है, ड्रेनेज वाल्व वगैरह सब कुछ होता है। अब इसमें भी हमारे पास इसकी रेंज क्या होती है? तो आप कहेंगे 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस तक के ये गर्म होगा। 88 से ज़्यादा पानी तो गर्म करना ही नहीं है, क्योंकि 100 डिग्री पर तो भाप बनेगा। और 32 डिग्री से पहले क्या गर्म करोगे भाई? 32 डिग्री गर्म करते 32 डिग्री है, तो 32 88, तो 25 से 50 वाला तो करो कैंसिल। अब ये थर्मोस्टेट लगा होता है कि अर्धचालक युक्ति, तो आप कहेंगे सर थर्मोस्टेट होता है। क्या लगा होता है? थर्मोस्टेट। बस ये बात है, रह जाएगा भाई ध्यान में। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट ध्यान से। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला कौन सा होता है गैस? फ्रीऑन 12 है। अमोनिया गैस जो होती है वो विषाक्त होती है, और विषाक्त होती है ना, जो बंद डब्बे होते हैं ना, बंद डब्बों वाले, बंद डिब्बे है ना, जो पूरे पैकिंग वाले, वहां पर उन रेफ्रिजरेटर में काम में ले सकते हैं, बाकी काम में नहीं ले सकते हैं। फ्लोरीन गैस होती है, ये भी विषाक्त होती है, और फ्लोरीन गैस तो हमारे पास से सोल्डरिंग से प्राप्त होती है। क्या सोल्डरिंग करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? फ्लोरीन। ओके, और घरेलू रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन 12 गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है? फ्रीऑन 12 का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन का कौन सा भाग माइक्रोवेव उत्पन्न करता है? बताओ भाई।
माइक्रोवेव ओवन का कौन सा भाग है जो माइक्रोवेव उत्पन्न करेगा? जेनित्र, मैग्नेट्रॉन, धातु जाली या बूस्टर? बताइए भाई कौन सा? तो माइक्रोवेव उत्पन्न करने वाला होता है, ये हमारे पास होता है माइक्रो ओवन। इसमें वेव गाइड होता है, जिसे उच्च आवृत्ति के साथ आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है तो कणों में क्या होती है, टक्कर होती है, और कणों में टक्कर के कारण हमारे पास क्या होता है कि ये गर्म होता है। या इसके लिए हमारे पास क्या होता है भाई, आप कहेंगे इसके लिए मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, जो उच्च आवृत्ति उत्पन्न करे। तो मैग्नेट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास माइक्रोवेव के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग किया जाएगा। गैर धारावाहक सेटअप और कंडक्टर लिए अर्थिंग करने को किसको कहा जाता है? गैर धारावाहक यानी अप्रचलित वाहक सेटअप है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, और कंडक्टर चालक के लिए अर्थिंग करने को, जैसे मान लो कूलर की बॉडी है, हमारे पास एक गैर धारावाहक है और इससे चालक जोड़ कर अर्थिंग करते हैं। जो अर्थिंग करते हैं इसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंडिंग। ये ग्राउंड अर्थिंग कहलाता है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्राउंडिंग। ये उपकरण की अर्थिंग नहीं कहलाएगा। गैर धारा अप्रचलित वाहक सेटअप है जो, और कंडक्टर के लिए अर्थिंग करने को हम कहते हैं ग्राउंडिंग। क्या कहते हैं उसे? उसे हम कहते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग ही कहते हैं ना भाई, या और कुछ कहते हैं? बी, बिल्कुल ठीक बात है। ग्राउंडिंग तो होती है, लेकिन ग्राउंडिंग में भी उपकरण अर्थिंग दे दिया तो आंसर उपकरण अर्थिंग होगा। आंसर क्या होगा? उपकरण अर्थिंग होगा। क्योंकि हमारे पास कारण होता है कि ग्राउंड अर्थिंग जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है उपकरण अर्थिंग, एक होता है सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग के अंतर्गत होती है पारेषण लाइन, सब स्टेशन पर ये होती है। और उपकरण अर्थिंग में जैसे आपके घरेलू जो उपकरण होते हैं ना, उसकी अर्थिंग। तो इसके अंदर उपकरण अर्थिंग हमारे पास आंसर आएगा। उपकरण अर्थिंग नहीं होता ना, तो हमारे पास ये जरूर आंसर आ जाता है। इनमें उपकरण अर्थिंग आएगा, बी ऑप्शन। ओके। पृथ्वी में विद्युत संभाव्यता मान अर्थिंग में माना जाता है। अर्थिंग में, अर्थिंग हमारे पास ये होती है। अर्थिंग में हम चाहते हैं धारा का मान क्या हो, तो आप कहेंगे सर धारा का मान उच्च हो। ठीक है। वोल्टेज का मान यहाँ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। वोल्टेज का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। तो पृथ्वी की विद्युत संभाव्यता को माना कहाँ जाता है? तो आप कहेंगे जहाँ पर हमारे पास जो विद्युत पोटेंशियल वोल्टेज कितना होता है? 0, और प्रतिरोध का वोल्टेज भी लगभग 0। ठीक बात है। हमारे पास प्रतिरोध को कम करने के लिए अर्थिंग कौन से क्रम में की जाती है? अर्थिंग को हम, एक से ज़्यादा अर्थिंग होती है तो हम कौन से क्रम में करते हैं भाई? तो आप कहेंगे एक से ज़्यादा होती है तो हम समांतर क्रम में अर्थिंग करते हैं। कौन से क्रम में अर्थिंग करते हैं? तो आप कहेंगे एक से ज़्यादा होती है तो हम समांतर क्रम में अर्थिंग करते हैं। क्लियर है मामला? एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा? बताओ भाई। एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान है हमारे पास क्या होगा? बताइए भाई, प्रतिरोध का मान क्या होगा? 10 से 15 ओम के बीच, 20 ओम से अधिक, 20 ओम से कम, 1 ओम और 3 ओम के बीच। अच्छी भू संपर्कन प्रणाली में प्रतिरोध का मान कम से कम होना चाहिए, तो 1 ओम से 3 ओम के बीच होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध का मान कम रहेगा उतना ही बेहतरीन रहने वाला है। तो प्रतिरोध का मान सदैव कम से कम होना चाहिए। और बड़े उपकेंद्र जो होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं भाई? बड़े उपकेंद्र। तो बड़े उपकेंद्र में हमारे पास कितना होता है? तो आप कहेंगे 0.5 ओम होता है। कितना होता है? तो बड़े उपकेंद्र में 0.5 ओम होता है। और बाकी सब स्टेशन होते हैं तो उनमें कितना होता है? तो आप कहेंगे उसमें होता है हमारे पास 1 ओम। सामान्य जगह पर हमारे पास 2 ओम होना चाहिए, 2 ओम से ज़्यादा तो होना भी नहीं चाहिए। तो ये मामला रहता है। किस वायरिंग संस्थापन में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए?
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सिस्टम अर्थिंग में उदाहरण भी दिया था, इसलिए आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखता हूं क्या आंसर देता। मेरे जाने पर स्क्रीन ब्लैक हो गई क्या? मुझे ही दिखी थी। हाँ आगे ना आंसर भाई, सबको बता के तो गया था। तो आंसर क्या होगा? सब स्टेशन। आंसर क्या होगा? सब स्टेशन। गोदाम वायरिंग, घरेलू वायरिंग, वैसे वायरिंग कौन सी होगी? तो ये नहीं है, सब स्टेशन है। सब स्टेशन आते हैं जो सिस्टम अर्थिंग का हिस्सा होती है। ठीक है, सब स्टेशन पर कौन सी अर्थिंग की जाती है? तो आप कहना प्लेट अर्थिंग की जाती है। कौन सा अर्थिंग की जाती है सब स्टेशन पर? तो सब स्टेशन पर प्लेट अर्थिंग की जाती है। कौन सी अर्थिंग की जाती है? प्लेट अर्थिंग की जाती है। ठीक है मामला भाई। घरेलू वायरिंग में भू संपर्कन तार का आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? बोर्ड 8 SWG GI तार, 14 SWG कॉपर तार। कॉपर तार है 14 SWG का, GI तार है 8 SWG, और कॉपर तार क्या है? 14 SWG। तो ये हमारे पास कॉपर तार और GI तार का संबंध है। ठीक है भाई, तो आप बताओ हमारे पास कॉपर तार कितना होना चाहिए? 14 SWG, और GI तार कितना होना चाहिए? तो GI तार है हमारे पास 8 SWG। क्लियर मामला भाई? हाँ, तो आंसर कौन सा हो गया? डी। दोनों के बता दिए ना। अगला, उस चालक को क्या कहते हैं जो किसी विद्युत प्रणाली उपकरण के कुचालक यानी धात्विक भाग या निकाय को भू इलेक्ट्रोड से जोड़ता है? धात्विक भाग को भू इलेक्ट्रोड से जोड़ते उसे क्या कहते हैं? उदासीन तार नहीं कहते हैं। आप देखो ये है हमारे पास, ये कह रहे उस चालक कहते हैं जो किस विद्युत प्रणाली उपकरण के कुचालक धात्विक भाग को, बॉडी को, कुचालक धात्विक भाग को निकाय के भू इलेक्ट्रोड से जोड़ता है। इस बॉडी को इस भू इलेक्ट्रोड से जोड़ने का काम करता है। तो ये होता है हमारे पास दो मामला आते हैं, एक अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, एक अर्थिंग लीड आता है। इनमें से कौन सा होगा भाई? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है। जो हमारे पास है बॉडी का, जो कूलर की बॉडी है ना, बॉडी को इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है। भू सांतत्य चालक अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर है। ठीक है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होगा, भू इलेक्ट्रोड नहीं होगा। डी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट, गलत नहीं। भू इलेक्ट्रोड से जोड़ता है तो भू इलेक्ट्रोड से जोड़ता, वो भू इलेक्ट्रोड कैसे होगा? ये जोड़ता ना, ये भू इलेक्ट्रोड ये रहा हमारे पास कूलर की बॉडी, जोड़ने वाला कौन सा रहा? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्लियर मामला भाई? अगला सवाल, भूमिगत किए गए भू संपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए? भूमिगत किए गए भू संपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए? बताओ भाई, इसकी दूरी तो बताओ फटाफट से। 1.5 मीटर होनी चाहिए, 0.5 मीटर होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 2.5 होनी चाहिए? बताइए क्या होनी चाहिए? बताओ भाई। वाह, सबका 1.5 करेक्ट, बहुत बढ़िया बात। 1.5 मीटर का मतलब हो गया 5 फुट। कितना होता है? 5 फुट। तो ये होनी चाहिए दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जो अर्थिंग की गई है। ओके, वो बच्चा कह रहा है स्विच बोर्ड से जोड़ेगा क्या? बिल्कुल, स्विच बोर्ड यदि धात्विक है तो उसको भी तो अर्थिंग करना पड़ता है। स्विच बोर्ड यदि धात्विक है तो इसको भी तो अर्थिंग करना पड़ता है। इसके लिए भी तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ही लगता है, उसमें क्यों परेशान होना भाई? अच्छा, अब देखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला आ गया। भू प्लेट का माप क्या है?
60 बाई 6.3, 60 बाई 5 mm है जीआई के लिए। 60 सेंटीमीटर बाई 3.15 mm जो है वो किसके लिए है? कॉपर, तांबे की प्लेट, तांबे की प्लेट। ओके, आप देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को। ओके, ये देखो गड्ढा कितना खोदा, 90 बाई 90 का, 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर गड्ढा खोदा। इसमें प्लेट कितनी लगाई भाई? 60 बाई 60 की। चारों ओर दूरी क्या छोड़ी? 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर चारों ओर गोले छोड़ दिए। इसमें क्या भरा गया? चारकोल प्लस नमक, चारकोल प्लस नमक। इसमें दो पाइप आती है, एक पाइप आती है जिसमें पानी होता है, वो 19 mm जीआई पाइप होती है। एक मात्र धात्विक तार आता है जिसको अर्थिंग किया जाता है, वो 12.7 mm होता है। ऊपर आपने कंक्रीट का एक बॉक्स बनाया जिसमें फनल बनाया है, और जिसमें वायर, जो फनल बनाया, फनल में आप पानी डालोगे तो पानी नीचे तक पहुंचेगा। ये देखो फनल रहा, ये सीमेंट और कंक्रीट का बॉक्स रहा। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट का बॉक्स इस प्रकार का तैयार किया गया। ये न्यूनतम है जो 1.5 मीटर है, ये हमारे पास 1.5 मीटर से लेके 4 मीटर तक की गहराई तक होते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः सब स्टेशन पर या उत्पादन केंद्र पर किया जाता है, या ग्रिड स्टेशन पर किया जाता है। ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन पर, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये हमारे पास अर्थिंग का भाग था। बढ़िया तरीके से आपने सारे सवाल पढ़े बैक टू बैक, बहुत शानदार गजब तरीके से। आज मेरी क्लास इतनी है, अब आपको आगे के सवाल पढ़ाएंगे दुर्ग सर। एक एक सवाल मशीन के, पावर सिस्टम के, किसके? पावर सिस्टम होंगे या मशीन होंगे, वो जैसे सवाल आएंगे आपको पता चल जाएगा। और ये जो आपको पीडीएफ है, की पिगड़न भाई, ये जो आपको पीडीएफ है वो मिलेगी कहाँ पर? तो कोटिले क्लासेज के एप्लीकेशन पर। सेव कर देता हूँ। हाँ भाई, दुर्ग सर